हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, कैसे है माय डियर पिजन्स एंड पिजनियास के। एक बार बता दो कमेंट सेक्शन में भाई क्या हाल चाल है, जल्दी से फटाफट से। मेरी आवाज सभी तक, अरे भाई साहब खतरनाक तरीके से आग वाला इमोजी लगा हुआ है, इसका मतलब मेरी आवाज सभी को सुनाई पड़ रही है। और मेरी शक्ल, ये भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आय हाय आय हाय आय हाय, क्या बात है, क्या बात है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ जाओ यार, आ जाओ। सभी का स्वागत है जो कि ह्यूमन आई पढ़ने के लिए आना चाहते हैं। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड फाइनली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि इसी हफ्ते में एक और क्लास ले लूं मैं, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों के एग्जाम आ ही गए हैं, मतलब बहुत नियर है और कुछ के तो चल भी रहे हैं भाई। आई नो बहुत सारे डीएम मुझे आते हैं, पढ़ पाता हूं नहीं पढ़ पाता हूं, क्योंकि हजारों में आते हैं भाई। हर दिन में सैकड़ों डीएम, मतलब हंड्रेड्स ऑफ डीएम मुझे इंस्टा पर आ जाते हैं। तो मैं ट्राई करता हूं कि मैं पढ़ पाऊं। स्टोरीज इतना मैं कोशिश करता हूं कि लगा दूंगी, स्टोरीज वो बाहर से ही दिखाना शुरू कर देता ना, तो इसलिए वो मैं लगा पाता हूं। खैर दो तीन बातें आप लोगों से करनी है। हाँ, बच्चे कह रहे हैं सर प्रैक्टिस सेशन का क्या हुआ? भाई प्रैक्टिस सेशन मैंने इनको दे दिया है, आपको अपलोड नहीं हुआ ना, अभी हो जाएगा। डोंट वरी। ये मैं भाई 7 दिन काम करने वाला आदमी हूं। मैं काम चोरी नहीं करता बिल्कुल भी। मेरे में आपको एक चीज कभी नहीं मिलेगी, वो है आलस, वो है काम चोरी। मैं 365 दिन काम करता हूं। मैं अपने बर्थडे वाले दिन क्लास लेता हूं। मेरा बर्थडे था 11 अप्रैल लास्ट मंथ, मैंने तब भी क्लास ली है और आपसे मेरी बात भी हुई थी इस बारे में, क्योंकि हमारी क्लास उसके अगले दिन से स्टार्ट हुई थी, तो मैंने आपको कहा भी था ये वाली बात। तो मैं अपने बर्थडे पर काम करता हूं, मैं न्यू ईयर वाले दिन काम करता हूं भाई। 1 जनवरी, ऐसा कोई 1 जनवरी नहीं गया पिछले 11-12 सालों में जब मैंने काम ना किया। उससे पहले से भी ऐसा ही था। मतलब मेरे को दिनों से और रातों से फर्क ही नहीं पड़ता। काम का मतलब काम होता है। ये देख तेरे को दिखा देता हूं, मैं तेरे को दिखा देता हूं। 1 मिनट रुक जा। देख क्या लिखा हुआ है, पढ़ क्या लिखा हुआ है। समरी लेक्चर लाइट, ये क्या लिखा हुआ देख, ये देख। प्रैक्टिस सेशन उड़ान बाय रक्षक सर, भाई कर चुका हूं, करके दे दिया हूं, ठीक है। अब उसमें वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, अभी जाएगा, वो वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करके वो लोग अपलोड करते हैं उसको, समझ रहे ना, उसमें टाइम लग जाता है। और भाई मैं संडे को भी, कल संडे था ना, कल मेरी मैराथन थी क्लास 10th वालों की, पता है आपको। फाउंडेशन चैनल पर आप में से बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा। तो मैं कोई संडे मंडे नहीं देखता हूं यार। मैं आज सुबह 9 बजे से आया हूं स्टूडियो के अंदर, पता है आपको। आज सुबह 9 बजे से काम कर रहा हूं मैं। पहले अपने चैनल की रिकॉर्डिंग करी, अपने चैनल पर एक कंटेंट जाना है। एक एनसीईआरटी वाला चैनल है हमारा क्लास 12th का, उसके लिए काम करा। फिर ये 2 काम करे मैंने, ठीक है। फिर एक सेशन लिया है उदय में, उदय की क्लास थी 5 बजे से। अब 7 बज गए हैं, तो यार ह्यूमन आइल पढ़ाने के लिए आ गया हूं आपको मैं। तो मेरे में आपको ये कभी नहीं मिलेगा कि यार काम में कोई कमी है। बस ये हो सकता है कि यार बिजी होने के चक्कर में कुछ चीजें आगे पीछे हो जाए, क्योंकि उन बच्चों का भी क्लास लेना जरूरी था जिनके आज बोर्ड के एग्जाम थे। मतलब सेकंड बोर्ड अटेम्प्ट जिनका हुआ था वो आज ही है, साइंस का। तो कल मैंने मैराथन ली थी आकर के, और मैराथन आपको पता है कितनी हेक्टिक होती है। उसकी पीपीटी बनाई, 172 स्लाइड की पीपीटी है। 172 स्लाइड्स की पीपीटी बनाने में मुझे 6 घंटे लग गए। तो अब यकीन मानो, मतलब कामचोर आदमी नहीं हूं भाई मैं, यकीन मानो। और हां, दूसरी बात यह कि कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन बैंक जो कि आपके घर में डिलीवर होना था, उसके लिए ऑलरेडी बात हो गई है बेटा। नाम निकाल लिए हैं, अगर आप चाहोगे तो नाम ला करके अनाउंस कर देंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ट्रांसपेरेंट रहे, जो कि मैं भी चाहता हूं कि ट्रांसपेरेंसी रहे, तो 50 नाम ला करके मैं पीछे चिपका दूंगा, यहां पे अनाउंस कर देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं कर दूंगा। नहीं तो समृद्धि मैम कर देंगे, नहीं तो सिद्धार्थ सर कर देंगे, ऋतिक सर कर देंगे, कोई भी कर देगा हम में से, ठीक है ना। जिसका भी नेक्स्ट क्लास रहेगा वो 50 के 50 नाम ला करके डिस्प्ले कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। डन। और बताओ, और बोलो। प्रैक्टिस सेशन हो गया, मिल जाएगा, रिकॉर्डेड मिलेगा आपको, ठीक है। और जो वो था समरी सेशन था वो भी कर दिया। वो 1 घंटे का लगभग हुआ है समरी सेशन, 1-1.25 घंटे के आसपास का है। और मेरा समरी सेशन जो है, जो मेरा समरी लेक्चर है, वो ऐसा वैसा नहीं है कि खाली थ्योरी पढ़ा दी ना। उसमें आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, हर टॉपिक के न्यूमेरिकल हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करवाया तो उसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस है उसके अंदर, ताकि बच्चा अगर कोई समरी लेक्चर या रिवीजन लेक्चर देखने आया है तो वो सवाल भी तो करेगा। अरे न्यूमेरिकल के बिना क्या फिजिक्स की जान होते हैं न्यूमेरिकल यार, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। थैंक यू। इतनी रिस्पेक्ट आप लोग ऑलरेडी मुझे देते हो यार, इतना प्यार आप मुझे देते हो, तभी तो लगा रहता हूं, तभी तो जुटा रहता हूं चीजों में, ठीक है ना। किताब लिख दी भाई, तुम्हारे प्यार ने किताब लिखवाई है, बच्चों ने मांग करके। इवन उड़ान के बच्चों ने बोला कि सर बुक लिखो। आज से 3 साल पहले की बात बता रहा हूं, उड़ान वाले बच्चों ने कह के किताब लिखवाई है। नहीं तो किताब लिखना आपको पता कितना बड़ा टास्क है, सालों साल लग जाते हैं बुक लिखने में भाई।
और हमने 3 साल के अंदर धीरे धीरे ला के गलतियां करी, फिर बच्चों ने गलतियां बताई, सर ये गलतियां इसके अंदर, फिर वो गलतियां रेक्टिफाई करके, तो तीसरा साल अब हमारा निकला जो हम लोग ये वाली जो बुक है हमारी, है ना, जिसको आप जानते ही हो, जिसको आप लोग भी मतलब परचेज कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है ना। ये बुक लिखने में अपने को 3 साल लग गए हैं, पूरा पूरा रिफाइंड तरीके से लिखने में, और पैटर्न भी चेंज होता रहा है, कंपिटेंसी बेस भी चेंज होता रहा है। तो जितना हो सकता है अपना मैक्सिमम करता हूं भाई, अपना मैक्सिमम करता हूं मैं, और ये दोनों सेशन आपको कल तक मिल जाएंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि ये दोनों सेशन आपको, क्योंकि आज जाएंगे, वेरीफाई होंगे, अपलोड होंगे, तो रात हो जाएगी, रात को अपलोड करते नहीं ये लोग, मतलब सब छुट्टी पे चले जाते हैं, ठीक है, तो मतलब सो जाते हैं सब, तो आपको कल तक पक्का मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, सबसे पहले तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो भाई, 1.25 लाख की जनता है इस पर, 1,25,000 बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं यहां पर, ठीक है, जिसमें 12th वाले सबसे ज्यादा हैं। और मैं ये बोलता हूं यार 10th वाले सबसे ज्यादा प्यार मुझे करते हैं, 10th वाले कहां हैं भाई, तो 10th वाले भी जुड़ जाओ इसके अंदर, तुम्हारे लिए भी चीजें कुछ ना कुछ मैं डालता रहता हूं, अपने चैनल से भी रिलेटेड चीजें आती रहती हैं, ठीक है ना, तो सब चीजें हैं, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए आप टेलीग्राम को। और शुरू करते हैं यार आज हम कहानी, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का सबसे पहला टॉपिक है ह्यूमन आई और उसके पार्ट्स, ठीक है, तो इस पर आएंगे, इजी टॉपिक है बिल्कुल, और मैं आपको बता दूं ये चैप्टर बहुत आसान है, ह्यूमन आई वाला जो चैप्टर है वो बहुत इजी है, वेरी 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 इजी चैप्टर, ठीक है, और आप पढ़ के देखना, अभी आपको खुद समझ में आएगा कि सर ये तो मतलब मगअप करने वाली चीजें ज्यादा हैं इसके अंदर, मतलब याद करने वाली चीजें ज्यादा है, खैर अभी आपको दिख जाएगा। पावर ऑफ अकोमोडेशन ये समझने वाली चीज है, इसमें देखो पार्ट्स हैं, तो पार्ट्स के क्या फंक्शन होते हैं वो आपको याद करने पड़ते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन समझने वाली चीज है, तो यहां पर अच्छे से फिजिक्स आएगी, पावर ऑफ अकोमोडेशन समझते हुए बढ़िया से फिजिक्स आएगी, तो मैं फील करवाऊंगा इस चीज को, तो आरडीएक्स फील को तो आप जानते ही हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिफेक्ट्स करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसकी प्रैक्टिस करेंगे, एक पावर पैक्ड लेक्चर रहने वाला है ये वाला, और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं इसी हफ्ते एक क्लास और लूंगा ह्यूमन आई की ही, और खत्म कर देंगे इसको, डोंट वरी, ठीक है। और ड्यूरेशन की चिंता मत करो भाई, ड्यूरेशन की टेंशन मत लो, आप इस चीज की टेंशन लो कि ये चीज मुझे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बस समझ बनाने की कोशिश कर, सोचना सीखने की कोशिश कर, ड्यूरेशन को भूल जा, ठीक है। मैं खुद भी नहीं याद रखता हूं कि क्या ड्यूरेशन है और कितनी ड्यूरेशन चली जाएगी, लेकिन ट्राई करेंगे कि 1.5 घंटा टप जाए तो गनीमत होगी, मतलब कोशिश करेंगे कि ना टपे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यार मैं आपके सामने एक 3D मॉडल लेकर के आया हूं ह्यूमन आई का, ठीक है, और बड़ा हो जाएगा क्या ये, यस, क्या बात है, और मैं आपको ये भेज भी देता हूं, सेंड टू स्टूडेंट करूंगा तो आप तक पहुंच भी जाएगा ये, ठीक है, चला गया। अब कैसे गया है ये मुझे नहीं पता, वो आप देख लेना कि किधर आता है वो, ठीक है, ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हां ये आपका ह्यूमन आई का 3D डायग्राम है, ध्यान से देखो, है ना, ये आंख है बेटा, किसकी आंख है, किसकी आंख है, इंसान की है या भैंस की, नहीं बेटा भैंस की आंख नहीं है ये, ओ भैंस की आंख क्या बात कर रहा है भाई तू, तो भैंस की आंख नहीं है बेटा, ये इंसान की ही आंख है, और इंसान की आंख जब सामने से दिखती है तो ऐसे दिखती है, ठीक है ना, मतलब ये पूरा ही डिस्क दिखता है, ऐसा वाला दिखेगा तो बेटा उस इंसान के सामने खड़े नहीं रह पाओगे, भग लोगे, बोलोगे भाई साहब हमारी तो भटली, हम तो जा रहे हैं भाई, हम हमारी भटली भाई, प्लीज आगे से गीला हो गया है, पीछे से पीला हो गया है, हमको जाने दीजिए, तो ऐसा हो जाएगा बेटा, है ना। कभी भी आप अगर ऐसा देखोगे तो इधर वाला साइड अगर आपने देख लिया तो, खैर इधर वाले साइड पे मैं खड़ा हो जाता हूं, कोई नहीं, इधर वाला साइड आप देखो, मस्त, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये आंख है बेटा, ये आंख है, समझ गए। और ये जो आपको सामने से रंग दिखता है आंख का, अरे तेरी आंखें कितनी नीली है रे, ए हरी आंखों वाली, ये जो आपको हरा नीला पीली आंखें तो नहीं होती, हाँ पीली आंखें तो होती जब पीलिया हो जाता है ना, नहीं वो बात नहीं कर रहे, जिसकी नेचुरली ग्रीन आईज होती हैं, ब्लू आईज होती हैं, ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दिया मैनू, तो वो वाली जो कहानी है वो आइरिस का कलर है एक्चुअली में। तो जिस भी आंख का जो भी कलर इंपार्ट होता है, चाहे वो ब्राउन कलर हो, जैसे मेरी आंखें आप देखोगे तो ब्राउन है, दिखाऊं क्या, अंधेरा थोड़ा ज्यादा हो गया, शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं कोशिश करूंगा अपनी आंख कभी दिखाने की तुमको पास से, ठीक है, मेरी भूरी आंखें हैं, ब्राउन आईज है, ठीक है, और किसी की ब्लैक भी होती है, तो उसके पीछे का जो रीजन है वो आइरिस है, इसको आइरिस बोलते हैं। तो जो आंख का रंग इंपार्ट करता है वो आइरिस करता है, ठीक है ना। एक बच्चा कह रहा है क्यों है काली आंखें, क्यों है भूरी, अरे क्यों है का जवाब मेरे पास थोड़ी है, वो तो समृद्धि मैडम से पूछो यार, माता पिता से पूछो, हेरिडिटी है, हेरिडिटी, पापा मम्मी को शादी करके लाए, उसके बाद तुम आए, तो तुम कैसे आए, ऐसे ही तो आए ना, तो आस्क योर पापा मम्मी, करा काली क्यों है, नीली क्यों, अरे मैं क्या जानू क्यों है, अपने जेनेटिक्स से पूछ, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं।
तो अगर आप आंख के भीतर झांकोगे, है ना, झांक के देखोगे, तो आपको इसके अंदर मल्टीपल लेयर्स दिखती हैं। कौन कौन सी लेयर्स हैं वो सुनते जाएं। बेटे छोटे हो जाओ, बेटे छोटे हो जाओ, मान जाओ, हां शाबाश, वेरी गुड, हां ठीक है। तो इसके अंदर मल्टीपल लेयर्स हैं, ठीक है। सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं, मेरे पीछे दोहराओ, कॉर्निया। ये देख सबसे बाहर वाला ये जो होता है, ये इसे कॉर्निया बोलते हैं। क्या करता है कॉर्निया? कॉर्निया सबसे पहला काम जो करता है, डस्ट से प्रोटेक्ट करता है आंख को, ठीक है ना। बाहर से कोई भी हॉस्टाइल एलिमेंट आएगा उससे प्रोटेक्ट करेगा, बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करेगा, धूल मिट्टी से प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन इसका यह मेन काम नहीं है। अगर आप यह समझ रहे हो कि कॉर्निया का मेन काम धूल से बचाने का है, तो चश्मा लगा ले भाई। भगवान बोलते थे चश्मा लगा के भेज देता हूं तेरे को भाई। धूल से बचाने का इसका मेन काम नहीं है। मेन काम इसका पता क्या है? अंदर वाले लेंस को सपोर्ट करना। ये अंदर जो लेंस दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो, ये एक अंदर लेंस है, ये परमात्मा ने लगा के भेजा आपके अंदर, आंख के अंदर इसको भेजा लगा करके। नेचर ने ही कॉन्वेक्स साइज का, देखा ना, कॉन्वेक्स जैसा ना शेप, देखो इसकी शेप देखो कैसी कॉन्वेक्स शेप है ना। तो ये जो आई लेंस है, ये देखो क्रिस्टलाइन लेंस लिखा हुआ ना, ये आई लेंस है, इसी को सपोर्ट करने के लिए बनाए ये कॉर्निया, है ना। कॉर्निया का भी आप कर्वेचर देखो तो कॉन्वेक्स है, और लेंस का भी कॉन्वेक्स है। कायदे से ये लेंस का बड़ा भाई है, कह सकते हो आप, जैसे आपके बड़े भैया सुनील भैया है ना। तो इसी तरीके से इस लेंस का जो बड़ा भैया है वो कॉर्निया है, समझ गए ना। एक वो वायरल भी तो हुआ था, कन्हैया मेरा बड़ा भैया, मैं बलराम उसका, नहीं, कन्हैया मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। महाभारत 5000 वर्ष पूर्व, वो मैं राम वो लक्ष्मण। देखे थे वो अंकल जो बहुत फेमस हुए थे एक बार, है ना। कन्हैया मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। 5000 वर्ष पूर्व महाभारत रामायण, वो राम मैं लक्ष्मण। वो जो भी बोल रहे थे उसका मैं थोड़ा थोड़ा कॉपी कर पा रहा हूं, ठीक है। आई होप मैंने अच्छा कॉपी किया, ठीक है। तो बात को समझो, ये है कन्हैया, और इसका बड़ा भैया वो कॉर्निया है, बलराम नाम से कॉर्निया है, वो उसका बड़ा भैया है। तो होता क्या है, कायदे से समझना इस चीज को। अब इतना आसान लगे, हाँ, या आगे सुनो। तो होता क्या है कि जब लाइट आती है, सामने से लाइट, आप कुछ देख रहे हो, लाइट आएगी, आंखों पे पड़ेगी, तो कॉर्निया सबसे पहले एक्ट करता है। कॉर्निया सबसे पहले कन्वर्ज कर देता है लाइट को। यानी मैं आपको बताऊं, 70% से लेके 80% कन्वर्जेंस जो है वो ये बड़े भैया करते हैं, ये कॉर्निया नाम के बड़े भैया करते हैं। बाकी बचा कुचा लेंस को देता है, कह रहे तू छोटा है ना, ये छोटा बाबू है ना, चल तू 20% रख, चल तू 30% रख। ज्यादातर मेजर लाइट को मोड़ने में कंट्रीब्यूशन किसका है? बड़ा भैया का। और छोटे भैया का उतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन उसका काम अलग है। उसका काम है रियल इन्वर्टेड इमेज को फोकस करना रेटिना पर। यहां पीछे रेटिना दिख रही होगी आपको, ये देखो पीछे रेटिना है, ये देखो, ऐसे दिखाता हूं आपको, ये क्या बात है, 3D मॉडल, PW, मजा आ गया। ये रेटिना है पीछे, ठीक है ना। तो रेटिना पर आकर के ये छपती है। अब रेटिना क्या करती है? रेटिना उस इमेज को, जो इमेज आके छपी है, जो इमेज आके रेटिना पे छपी है, उसमें से सिग्नल्स ले जाकर के ब्रेन तक देती है, ठीक है ना। वो ब्रेन तक जाएंगे। और मैं आपको एक बात और बताता हूं, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था जब वो लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे, बहुत सारे बच्चों का डाउट था, सर कॉन्वेक्स लेंस तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है सर, तो हमारी रेटिना पर तो इन्वर्टेड इमेज छपती होगी। बात सही है, बिल्कुल सही गैस किया आपने। सर फिर हमें पूरी दुनिया सीधी कैसे दिखती है? यह सवाल किसके किसके मन में आया था? सबके आता है, एक ना एक बार सबके आएगा जो सोचना सीख जाएगा। इसलिए बोलता हूं बार बार, सोचना सीखो। ऋतिक सर भी बोलते हैं सोचना सीखो। सोचना जब तुम सीखोगे तो डाउट आएंगे, और डाउट आने बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लाजमी है। उसके बाद आप जहां से मन करे वहां से डाउट क्लियर कर सकते हो। अपना चैट जीपीटी पूरा पढ़ा है, जेमिनाई पढ़ा है, एआई हमारा PW का अपना है, डाउट सेक्शन है, सब चीजें हैं। तो ये जो डाउट है कि भाई हमारी रेटिना पर तो रियल इन्वर्टेड इमेज छपती होगी, सही बात है, पर जब वो उल्टी इमेज नर्व से होती हुई, ये देख क्या लिखा हुआ है, ऑप्टिक नर्व, यानी नस से होती हुई, नर्व से होती हुई ब्रेन तक जाती है, तो ब्रेन उसको आपको सीधा करके दिखाता है। मतलब ब्रेन उसको इन्वर्ट कर देता है वापस से, मतलब वो सिग्नल जो है वो रिवर्स कर देता है। तो इसलिए आपको ठीक दिखता है, नहीं तो आप बावले हो जाओगे बेटा, है ना। पूरी धरती उल्टी दिखेगी आपको, लगेगा लोग ऐसे जा रहे हैं,
नीचे देखोगे आसमान नीचे है, लोग ऊपर, समझ रहे हो ना, बावले हो जाओगे बेटा। ठीक है, तो ऊपर आसमान नहीं नीचे आसमान दिखेगा फिर, है समझ रहे हो। तो इसलिए ऐसा नहीं होता है, ब्रेन उसको अपने आप ठीक कर देता है, ऐसा बायो बताती है। मैं भी इतनी बायो नहीं पढ़ा हूं यार, तुम्हें क्या इतना क्या बताऊं मैं। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। अब सबसे बाहर वाला पार्ट का नाम क्या था, बड़ा भैया बलराम, कॉर्निया। ठीक है ना। अब कॉर्निया से लाइट होकर के अंदर जाएगी, सबसे पहली बार जब अंदर जाएगी तो छुएगी एक्वस ह्यूमर को। नाम पुकारो इसका क्या है, मुंह से नाम लो, मुंह बोल, अबे मुंह बोल, क्या नाम है इसका, एक्वस ह्यूमर। जितने भी नए शब्द सीखते हो सब मुंह से बोल के सीखा करो। ए फॉर एंड्रॉइड, बी फॉर ब्लैकबेरी, सी फॉर, आप तो यही सीखे हो, आपके लिए तो ABCD यही है बेटा, ए फॉर AI है ना, बी फॉर ब्लैक बॉक्स। प्लीज समझिए, जितने भी नए नए शब्द आपने बोल करके सीखोगे ना, माइंड में सेट होते हैं। बचपन में भी ऐसा ही था, जितने भी नए वर्ड थे बोल करके सीखते थे। आज भी ऐसा ही बिहेवियर रखो अपना, बच्चा मरने नहीं देना है अपने अंदर का। दोस्तों अपने अंदर का बच्चा मरने नहीं देंगे, जिंदा रखेंगे। इधर आ, एक्वस ह्यूमर का मतलब होता है ये वो लिक्विड है जो कॉर्निया और आइरिस के बीच में रहता है। लिक्विड है ये, नाम इसका एक्वस है, समझ गए होगे। एक्वस मतलब पानी पानी, मैं पानी पानी हो गई, वही है, ये भी पानी पानी ही रहता है। एक्वस भी पानी पानी रहता है। इसका मेजर काम क्या है, इसका मेजर काम है प्रेशर बैलेंस करने का। आपको पूछेगा नहीं वैसे, ये पेपर में नहीं आता, पेपर में जो आएगा वो मैं बता दूंगा क्या क्या पेपर में आएगा, वो तो नोट्स में है सारी चीजें। ठीक है, ये तो मैं ऊपर ऊपर से आपको बता रहा हूं। एक्वस ह्यूमर वो लिक्विड है पानी जैसा जो प्रेशर बैलेंस करता है। अब कोई बच्चा क्या कहता है, सर ये आंसू होते हैं क्या हमारे, आंसू नहीं बेटा, ये आंसू नहीं होते हैं। जो तुम आंसू फूट फूट के रोते हो वो नहीं है। आंसू तो कॉर्निया के भी बाहर आएंगे, वो ये टीयर ग्लैंड्स है यहां पे, इधर है ना, इधर होते हैं टीयर ग्लैंड्स, इधर होते हैं टीयर ग्लैंड्स, वहां से आंसू निकल के आते हैं बेटा। दीज आर नॉट आंसू। एक्वस ह्यूमर अंदर है कॉर्निया के, समझो बात को। कॉर्निया और आइरिस के बीच में यहां होता है, इधर होता है, यहां इधर होता है लिक्विड, पानी जैसा लिक्विड है ये, ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, नाम है एक्वस ह्यूमर। क्या काम करते हैं, इसका काम है प्रेशर बैलेंस करना, बस। उसके बाद लाइट और अंदर जाएगी, और अंदर किसके पास जाएगी, इधर देख और अंदर जाएगी इस छेद में। ये छेद दिखाई दे रहा है आपको, आंख के अंदर जो छेद है, इसके आसपास जो है ये नीला नीला, इसको क्या बुलाते हैं, अभी बताया था मैंने, जो कलर इंपार्ट करता है आंख का, है ना। ये जो आसपास डिस्क जैसा बना हुआ है इसको बोलते हैं आइरिस। इरिस नहीं बोलना बेटा, अनपढ़ नहीं दिखना है, देखो समाज में पढ़े लिखे दिखना है। इरिस सर, इरिस, पुपिल सर, पुपिल नहीं प्यूपिल, और इरिस नहीं आइरिस। ठीक है, ये आइरिस है बेटा, आइरिस। और जो ये छेद है इसका नाम क्या है, प्यूपिल। छेद को क्या बुलाते हैं, प्यूपिल, समझ गए। तो ये छेद का नाम रखा हो, सर छेद का भी कोई नाम होता है क्या, हाँ बिल्कुल होते हैं। नॉस्ट्रिल्स छेद ही तो है माउथ, बक्कल कैविटी छेद ही तो है, एक और क्या है। तो छेदों के नाम होते हैं बेटा। छेदी सिंह, समझ रहा है मेरे छेदी सिंह, समझ रहा है, तुम में इतने छेद करेंगे कि हर छेद का नाम रखते रखते भूल जाओगे बेटा कि पहले वाले छेद का नाम क्या था। अब ये डार्क हो जाता है बहुत सारे बंदों के लिए। हाँ, आइरिस भी बहुत डार्क होता है बेटा काफी लोगों का। खैर, ये जो बीच में आपको छेद दिखाई पड़ रहा है, इस छेद का नाम है प्यूपिल। क्या नाम है इस छेद का, प्यूपिल। क्या करता है ये, कुछ नहीं, छेद है छेद क्या ही करेगा, उसमें से घुसेगा कोई। छेद कैन नॉट डू एनीथिंग ब्रो, इट इज जस्ट अ छेद, इट इज जस्ट अ होल। इस होल में से लाइट अंदर घुसेगी। अब किसको जाके छुएगी, छूना ना छू, किसको जाके छुएगी, अब छुएगी लेंस को। अब बारी आएगी लेंस की, और लेंस बनाता है रियल इन्वर्टेड इमेज। आपको पता है कहां बनाएगा, ठक रेटिना पे पीछे। अब फिर रेटिना और ऑप्टिक नर्व का काम आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। और ये जो एरिया है ये वाला, ये भरा रहता है एक और लिक्विड से जिसका नाम है पढ़ क्या नाम लिखा हुआ, विट्रियस ह्यूमर। नया शब्द सीखा है, बोल के सीख मेरे कबूतर, गुटर गूं कर ले थोड़ी सी, बोल क्या नाम है इसका, नाम ले, क्या नाम है, विट्रियस ह्यूमर। क्या नाम है, विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर का मतलब होता है ये एक और लिक्विड है जो कि शहद जैसा गाढ़ा है। घी, वो मुझे पता है घी तुम्हारा खत्म हो गया, लाइट चैप्टर पढ़ने के बाद काफी सारों का घी खत्म हो ही जाता है। लाइफ प्रोसेसेस पढ़ ले तो सर ऐसा लगता है कि अब डेथ प्रोसेस पढ़ा दो। अब हो गया सर, बहुत हो गया। लाइफ प्रोसेस पढ़ने के बाद लगता है अब खत्म, अब डेथ प्रोसेस पढ़ाई है, अब तो मृत्यु ही निकट आ रही है। डरने का नहीं बेटा, ऐसा घबराते नहीं है। साइंस इज अ लवली सब्जेक्ट।
95 से प्लस लाना बहुत इजी है, 100 में से 100 लाना है आपको। समझो, कहानी को समझ, फन करते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे यहां तो फन की स्पेलिंग ही अलग होती है। पीएच से फिजिक्स स्टार्ट होता है, पीएच से हमारा फन स्टार्ट होता है। बात समझ रहा ना? तो फिजिक्स इज फन ब्रो, ठीक है, और हमारा तो फन भी पीएच से स्टार्ट होता है। टेंशन नहीं लेने का, एंजॉय करने का, मजेदार तरीके से। खैर, कहां गई वो आंख? चल छोड़, भैंस की आंख कहीं तो गई होगी। आजा, डायग्राम पर आते हैं। ये डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर आपको दिख जाएगा। मैंने आपको बताया सबसे बाहर वाला पार्ट कॉर्निया है, ये देख आउटर पार्ट पे लगा हुआ है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है एक्वस ह्यूमर, पानी जैसी कंसिस्टेंसी जो प्रेशर बैलेंस करता है। तीसरे नंबर और चौथे नंबर पर आइरिस प्यूपिल आते हैं। आइरिस आसपास का डिस्क है और जो बीच में छेद है, ये वाला छेद, इस छेद का नाम प्यूपिल है। इस छेद में से लाइट अंदर जाएगी, लगेगी लेंस को, चुभ गई लेंस को, और लेंस उसे कन्वर्ज कर देगा रेटिना पर, ठीक है ना। यहां पर 6 नंबर पर एक और आइटम लिखी हुई है जिसका नाम है सिलरी मसल्स। देखो मसल क्या करता है, पूरी बॉडी में मसल्स हैं हमारे, क्या करते हैं? लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। पता है ना ये बात? बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं सर आज। आजा आजा, बायोलॉजी पढ़ाता हूं आज, बायोलॉजी पढ़ेंगे बेटा। तो बायोलॉजी ये कहती है कि बॉडी में जितने भी मसल्स होते हैं, मांसपेशियां, वो सब की सब मूवमेंट में हेल्प करती है। हमारी ये जो जुबान इतनी चलती है ना, कैंची की तरह कच 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 कच, बुआ जी आई हैं चुगली करने के लिए, कच कच कैंची की तरह जुबान जो चले। पड़ोस वाली आंटी आई है, कह रही है बेटा तुम्हारे मार्क्स नहीं आए 9th में, हमारे वाले के तो इतने आए थे, तुम्हारा देखते हैं कितने आते। 10th बोर्ड में हमारे वाले ना 95 लेके आए, तुम्हारा देखते हैं। ये जो कैंची की तरह जुबान जिनकी चल रही है ना, उनकी जुबान में भी मसल है। टंग इज ऑल्सो अ मसल, ब्रेन इज अ मसल, थ्रोट इज अ मसल। जितनी चीजें मूव कर रही हैं बॉडी में, वो सब मसल के कारण से कर रही हैं। बात को समझना, किस वजह से? मसल के कारण से। और सिलरी मसल का भी यही काम है कि लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करना, लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करना। अब मैं एक बात याद दिलाता हूं तुमको, है इधर इधर इधर, यादों की बारात, YKB। सुन मेरी बात, अगर कोई मोटा लेंस होता है तो क्या उसकी पावर ज्यादा होती है? याद कर इस बात को, और फायर इमोजी लगा दे एक बार, फटाफट से फायर इमोजी लगा दे, क्योंकि कुछ बातें मुझे तुझे याद दिलवानी पड़ेंगी जो लाइट में तूने पढ़ी थी मेरे भाई, लाइट में तूने पढ़ी थी मेरी बहन, वो मुझे याद दिलवानी पड़ेंगी। बोल, यादों की बारात, YKB की फुल फॉर्म होती है यादों की बारात। क्या मोटा लेंस पावर ज्यादा? हां या ना? हां या ना? क्या पतला लेंस पावर कम? पतला लेंस पावर कम, यस और नो? और पावर ज्यादा करने के लिए क्या फोकल लेंथ को कम करना पड़ता है? इधर फॉर्मूला देख, P इज इक्वल टू 100/f करके याद कर यार। सेंटीमीटर में बताया था और आज नहीं बताया, सदियों से बता रहा हूं बेटा, मैं तो सदियों से, मैं तो पढ़ाते हुए 2500 साल हो चुके हैं बेटा, है ना। 2500 साल मतलब ग्रीक किंगडम में जो एस्ट्रेकितस और बैक्टेरियस 2 करके लोग थे, वो मेरे पहले स्टूडेंट रहे हैं आज से 2500 साल पहले। तब से लेकर के आज तक पीयूष है, देखो उन्नति है, इकरा है, जीशान है, और कृष्णा है, और प्रज्ञा है, सुहानी है, अनागा है, हिमांशु है, ये सब मेरे स्टूडेंट रहे बेटा। तो 2500 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं यार मैं तो। मैंने तो एक रील भी डाली थी, पता आपको, मेरे इंस्टाग्राम पे। उसमें क्या था कि ऐसे लिखा हुआ था कि कितने साल हो चुके हैं रक्षक सर को फिजिक्स पढ़ाते हुए। तो एक तो मैंने रिसेंट वाली थी उसमें फोटो, है ना, एक थी जब मैंने PW ज्वाइन किया था तब वाली एक वीडियो थी उसमें, फिर मैं ऑफलाइन के अंदर एक बार पढ़ा रहा था तो वो वाली एक फोटो थी वहां पे। फिर उससे पहले वीडियो का शौक होता नहीं था, लोग फोटो लिया करते थे, तो फोटो थी आजादी से एक पहले की फोटो थी। फिर एक थी बेटा 1000 साल पहले की फोटो, उसमें मैं मंदिर में बैठा हूं और मेरे साथ जो छोटे छोटे छात्राएं हैं वो पढ़ रहे हैं, है ना। उससे पहले एलियन वाले जमाने से बेटा मैं पढ़ा रहा हूं फिजिक्स। तो मैं जब से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं तब से ये बातें बिल्कुल सच है कि P इज इक्वल टू 100/f ही होता है बेटा, सेंटीमीटर में, और पावर होती है डायप्टर में, याद कर लो, है ना। तो पतला लेंस जब पावर कम रहेगी तो फोकल लेंथ क्या रहेगी मेरे बच्चे? ज्यादा रहेगी, है ना। ये बात ध्यान है, ये बात ध्यान है। तो मैं अगर आपसे यह बोलूं कि इस लेंस की फोकल लेंथ चेंज होती रहती है, तो या तो घटती होगी या तो बढ़ती होगी, हां या ना। उसकी वजह से उसकी पावर में भी चेंज आता होगा, बोलो हां या ना। अगर मेरी बात लिंक बनाती जा रही हो तो फायर इमोजी लगाते जाना। मैं आपसे कह रहा हूं कि सिलरी मसल्स क्या करते हैं, लेंस को
लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने का मतलब बढ़ाते होंगे फोकल लेंथ या घटाते होंगे, हां या ना? और बढ़ाने घटाने से पावर भी बढ़ती और घटती होगी, हां या ना? यानी लेंस कभी मोटा होता है, कभी पतला होता है। सर ये क्या बात कह दी आपने? सर आप यो क्या कहने लग रहे हो? आप यो कहने लग रहे हो कि ये लेंस फिक्स नहीं रहता, ये मोटा होता है और पतला होता है। हां, मैं यही कहना चाहता हूं, ये इस चश्मे की तरह लेंस नहीं है बेटा, बात को समझ। हमारी आंख के अंदर का जो लेंस है ना, वो इस चश्मे जैसा ठोस नहीं है ना? ये ठोस है। देख, मैं चाह करके भी इसकी फोकल लेंथ चेंज नहीं कर सकता। मैं चाह के इसको मोटा कर सकता हूं, क्या मोटा हो जा, ए मोटा हो जा, नहीं हो रहा, मना कर रहा है। तू होगा मोटा, ये भी मना कर रहा है। पतला हो जा, पतला, पतला भी नहीं हो रहा। फोकल लेंथ चेंज हो रही है क्या? नहीं। पावर चेंज हो रही है क्या? नहीं। मोटा पतला, नहीं, नहीं हो रहा, नहीं हो पा रहा। मैं दबा रहा हूं, टूट जाएगा, टूट जाएगा भाई, फिर मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा। क्या कमेंट कर रहे हो? फिर मुझे सिर्फ आग वाले इमोजी ही दिखाई देते हैं और कुछ नहीं दिखता मुझे। समझ रहे ना तू? ठीक है, तो कहने का मतलब यह था, 100 बात की एक बात, गागर में सागर भर दूं तो समझो इस बात को कि जो लेंस है ना, ये फ्लेक्सिबल लेंस है। परमात्मा ने ये जो लेंस डाला है आंख में, ये ठोस नहीं डाला, ये अकड़ा हुआ नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। ये कभी मोटा होवे है, कभी पतला होवे है। मोटा होता है, पावर बढ़ जाती है, फोकल लेंथ कम हो जाती है। पतला होवे है तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी और पावर कम हो जाएगी। समझ गया ना? मोटा पतला होता रहता है। पर क्यों होता है ऐसा? सवाल तो यह है कि क्यों होता है ऐसा, तो आगे जाकर के समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अभी के लिए ह्यूमन आई और उसके पार्ट्स मैंने आपको बताए। इंपॉर्टेंट पार्ट्स को मार्क कर देता हूं। ये वाले आपने याद करने ही करने हैं। कौन कौन से हैं? इधर देख, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं मार्क कर दे रहा हूं। ठीक है, सबके यूज लिखे हुए हैं। एक तो आई बॉल, आंख की गोली जो है, ये आई बॉल बोलते हैं जिसको। ये अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल है, गोली होती है ये। इसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर है। तो क्या हो गया ये जान करके? ये जान के हमें ऐसी कौन सी खुशी मिल रही है? लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, डायमीटर 2.3 होता है। अच्छा, सबसे पहले तो बलराम यानी कि कॉर्निया, बड़े भैया देखो क्या लिखा हुआ, लेंस का काम 80% रिफ्रैक्शन करना, इसी का काम है। बाकी प्रोटेक्ट करता है डस्ट से, जम से आप जानते हो। ठीक है, प्यूपिल का काम, आइरिस का काम इंपॉर्टेंट है। आइरिस क्या करता है? कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज को। प्यूपिल का साइज छोटा कर देगा, बड़ा कर देगा, छोटा कर देगा, बड़ा कर देगा। और प्यूपिल क्या करेगा? ये रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट आंख में घुस रही है। छेद है ना ये तो। प्यूपिल इज जस्ट अ होल, ये एक होल है बस। होल छोटा हो गया, लाइट कम जाएगी, होल बड़ा हो गया, लाइट ज्यादा। इसका यही काम है। ये देख, ये देख, ये देख, ये आइरिस है, ये प्यूपिल है। समझा क्या? ये प्यूपिल है, ये छेद प्यूपिल है। समझ रहा है क्या? है ना? तो आइरिस डिसाइड करेगा। सर आइरिस होता कौन है डिसाइड करने वाला? होता कौन है? किसने हक दिया आइरिस को कि तू डिसाइड करेगा कितनी लाइट मेरे अंदर से जाएगी? ये तू हां, पता है क्यों? क्योंकि वो दरवाजा है, वो खिड़की का पल्ला है। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पल्ला? खिड़की का पल्ला के बारे में आप जानते हैं? खिड़की के एक पल्ला होता है। खिड़की हमेशा खुली तो नहीं रहती बेटा। खिड़की बंद करने के लिए क्या होता है? उसका पल्ला नहीं होता खिड़की का, क्या बोलते हो आप इसको? बारी, whatever you call it, ठीक है ना? तो जैसे दरवाजा है, दरवाजा खोल दोगे तो छेद दिखेगा आपको, ओपनिंग दिखेगी, है ना? तो इस तरीके से जो दरवाजा है, जो खिड़की का पल्ला है, उसका नाम आइरिस है। तो आइरिस जब बोलेगा कि भाई अब मैं पल्ला बंद कर रहा हूं, तो छेद छोटा हो जाएगा। समझ गया ना? और आइरिस बोलेगा ना जी ना, अब तो मुझे छेद बड़ा करना पड़ेगा। तो प्यूपिल क्या कुछ उखाड़ लेगा उसका? क्या? प्यूपिल इज जस्ट अ छेद भाई, और वो छेद भी बड़ा छोटा होता रहता है, क्योंकि आइरिस भी एक मसल ही है। आइरिस भी एक मसल ही है बेटा, ठीक है ना? आइरिस इज ऑल्सो अ मसल, ठीक है? आइरिस एक मसल ही है। तो आइरिस प्यूपिल साथ साथ काम करते हैं। फिर क्रिस्टलाइन लेंस आता है। आपको मैंने बताया ये कॉन्वेक्स है, आपको मैंने बताया फ्लेक्सिबल है, ठीक है? रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है। सारी बातें मैं बोल चुका हूं अपने मुंह से। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा रहा हूं, एडजस्ट करता है फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस को, ठीक है? आपको पता है इसी डेफिनेशन को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। अभी आने वाली है, नेक्स्ट पेज पे ही है। पावर ऑफ ACCOMM ADATION, पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है? सिलरी मसल्स करते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, यानी कि एडजस्ट करना फोकल लेंथ को। ये एक ही बात है, इसी को पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं, एडजस्ट करते रहना फोकल लेंथ को, ठीक है? हां, मैं तो इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा था, ये भी है, ये भी है, ये इतना नहीं है, ये है, और ये मैंने मार्क कर दिया। इसके अलावा रेटिना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
ऑप्टिक नर्व इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, और एक्वोस्यूमर विट्रोस्यूमर कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर, रेटिना पर आते हैं। रेटिना क्या करती है? इमेज फॉर्म करती है अपने ऊपर। हां, इसके पास, अब सुनना ध्यान से, इसके पास बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। इनमें से दो सेल के नाम सुनो। एक का नाम होता है रॉड सेल्स, एक का नाम होता है कोन सेल्स। रॉड का नाम रॉड इसलिए है क्योंकि बेटा इसकी शेप ही रॉड जैसी, ऐसी शेप होती है। और कोन सेल्स का नाम इसलिए है क्योंकि इनकी शेप कोन जैसी होती है। तो शेपों के नाम पे इनके नाम रखे हुए हैं। ये रॉड जैसा है सिलेंड्रिकल, ये कोन जैसा है, शंकु बोलते हैं ना हिंदी में, कोन जैसा है। ये किस काम आता है? किस काम आता है? रॉड आता है इंटेंसिटी सेंस करने के लिए, और कोन काम आता है, देखो, को से कोन, को से कलर, ये कलर सेंस करने के काम आता है। समझ गए ना? तो जब ज्यादा लाइट होगी तो ये अच्छे से कलर आपको दिखाएगा, है ना? अच्छा, आपने एक चीज सुनी है, आपने एक चीज सुनी है, कभी भी कपड़े लेने जाते हैं जब, तो ट्राई करते हैं कि दिन में लेने जाएं। अगर आप रात को किसी मार्केट में, फ्ली मार्केट लगी होती है, जैसे शनि बाजार लगा हुआ, बुद्ध बाजार लगा हुआ, आजा गाउन लेने चलते हैं, आजा तौलिया लेने चलते हैं, ओए आजा तेरी शर्ट लेने चलते हैं, है ना? आप जाओगे अगर रात के टाइम पर शर्ट लेने के लिए या कपड़े लेने के लिए, जो फ्ली मार्केट्स होती हैं, जो सस्ते बाजार जो लगे होते हैं, वहां से आप जो उठा के लाओगे ना, घर पर ला करके आप पहनोगे या सुबह में पहनोगे, कलर अलग अलग मिलेगा उसका। उसका कलर अलग मिलेगा। पता क्यों? ये कोन सेल्स की वजह से है। आपके रेटिना में जो कोन सेल्स है ना, वो तब अच्छे से काम करते हैं जब आप दिन में कलर देखो। समझ गए ना? ऐसा क्यों? क्योंकि दिन में इंटेंसिटी ज्यादा होती है। अब कोई बच्चा यहां पे पूछेगा मुझसे कि सर ये इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब होता है चमक। इंटेंसिटी मतलब चमक। जैसे जैसे मुझे बता, ये ज्यादा इंटेंस है या ये ज्यादा इंटेंस है? लाइट तो इधर से भी आ रही है, ये भी तो डिजिटल बॉडी है, ये भी तो डिजिटल बॉडी है। ये ज्यादा इंटेंस है या ये? या फिर चल एक बार मैं ये भी खोल देता हूं। ले ले, टॉर्च जल रही है, टॉर्च जल रही है। बता दोनों में से ज्यादा इंटेंस कौन है? बता, इंटेंसिटी किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है बेटा। समझ गया ना? और ये दोनों को अगर मैं सूरज के सामने रख दूं तो, ये दोनों को अगर मैं सूरज के सामने रख दूं तो सन के आगे, तो कहते हैं ना बेटा, सन के आगे दिया नहीं दिखाते। सूरज के आगे दिया दिखाना बेकार है। सूरज के आगे दिया दिखाना क्यों बेकार है? क्योंकि सूरज बहुत ज्यादा इंटेंसिटी वाला है। बात समझ में आई ना? सूरज बहुत ज्यादा इंटेंसिटी वाला है, उसके आगे दिया रखने का कोई फायदा नहीं है। समझ गए ना? तो ये है रॉड सेल्स। हमारी आंखों में रॉड सेल्स जब होते हैं ना, तो हम लाइट की इंटेंसिटी सेंस कर लेते हैं। अच्छा, आपने एक चीज सुनी है कभी कि जो कबूतर होता है, कबूतर, तू तेरी बात हो रही है, कबूतर वो दिन में उड़ता है लेकिन शाम होते होते वो अपने घोंसलों में चले जाते हैं। क्यों? सर थक जाते होंगे, पूरा दिन हांड हांड के, पूरा दिन हांडे है, फिर तो थकेगा ही। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली में शाम होते ही ना उन्हें दिखना बंद हो जाता है। दे आर, क्योंकि उनके रॉड सेल्स कम है, उनके पास रॉड सेल्स की कमी है, तो दे ऑलमोस्ट गेट ब्लाइंड, ऑलमोस्ट अंधे हो जाते हैं वो शाम के टाइम, इसलिए बेचारे उड़ नहीं पाते हैं। मोस्टली पक्षियों के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन आप कहोगे सर उल्लू, उल्लू की बात तो करो ना सर। तो तू तो उल्लू नहीं है, फिर उल्लू की बात क्यों करवा रहा है मुझसे? खैर, कर लेते हैं उल्लू की बात भी। उल्लू के पास रॉड सेल्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो वो चांद की रोशनी में भी उड़ लेगा, या थोड़ी बहुत कम कुमार रोशनी भी होगी ना तो भी उसके अंदर उड़ लेता। रॉड सेल्स बहुत ज्यादा है उसके पास। समझ रहे हो ना? जिसके पास ज्यादा रॉड सेल होंगे वो थोड़ी बहुत इंटेंसिटी लाइट की में भी काम चला लेगा। हमारे पास भी काफी रॉड सेल्स है, इसलिए आपने सुना है कि नाइट टाइम ड्राइविंग करते हैं भाई, रात को ड्राइविंग करते हैं हम। ये तो नहीं कि रात होते ही सो जाते हैं, रात होते ही अंधे हो गए सारे। रात होते ही सारे अंधे हैं। ऑल मनुष्य गेट्स अंधे एट द नाइट बिकॉज देर आर नो रॉड सेल्स प्रेजेंट इन द रेटिना। प्लीज अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली माई फ्रेंड्स ऑफ उड़ान बैच। समझिए इस बात को, रॉड सेल बहुत ज्यादा है हमारे पास, इसलिए रात में हम लोग ड्राइविंग कर लेते हैं। ठीक है ना? मैं तो इतना ज्यादा एक्सपर्ट ड्राइवर हूं बेटा, नेक्स्ट लेवल हैवी ड्राइवर हूं मैं। हैवियों का भी हैवी ड्राइवर। मैं क्या करता हूं पता है? यार दोस्त बैठे होते ना गाड़ी में, तो उनकी फाड़ने के लिए लाइट बंद कर देता हूं रात में। उसका कहता है फिर जला देता हूं। मैं कहा मत डरो यार, कितना डरोगे, बस यार ठीक है। तो ऐसे हम करते रहते हैं, मजा आता है दोस्तों के साथ, तो फन होता है ना। एक बार क्या हुआ, रात का टाइम था, तो हमें ना, अब ये शौक तुम मत पालना, अभी तुम बच्चे हो, बड़े होकर के कॉलेज में जाकर के ये शौक बेशक पाल सकते हो। तो हम नाइट आउट करते थे, नाइट आउट। एक होता नाइट स्टे, वो तो समझते होगे नाइट स्टे क्या है, दोस्त के घर जाकर के रात को रुक जाना, ठीक है ना, मैगी खा ली,
और क्या कर लिया, कोका कोला पी ली, ठीक है ना, गेम खेल ली, कुछ ना कुछ ऐसे काम कर लिया। तो नाइट स्टे की बात नहीं कर रहा, पढ़ाई वैसे होती नहीं नाइट, बोलते हैं हम पढ़ने जा रहे हैं, ग्रुप स्टडी करने जा रहे हैं हम। मम्मी जाएं, जा बेटा पढ़ ले, कोई नहीं, अकेला तेरे से पढ़ा जाता नहीं, पीडब्ल्यू दिला रखा है तुझे बैच खोल के, तूने आज तक कभी देखा नहीं, ठीक है ना, जा ग्रुप स्टडी कर ले। तो ग्रुप स्टडी नहीं होती है, वो नाइट स्टे पर रांद काट चीजें होती है वहां पे, समझ रहे हो ना। तो बात यह कि एक होता था हमारे कॉलेज के अंदर, कॉलेज के दोस्तों के साथ चलती थी ये चीजें, जिसको बोलते हैं नाइट आउट। नाइट आउट में क्या करते हैं, पूरी पूरी रात बाहर रहते हैं, हांडे जहां है, पूरी पूरी रात हांडे जहां है। हांडे जहां का मतलब होता है, हरियाणा में यही है, हांडे जहां का मतलब होता है कि पूरी पूरी रात यहां से वहां फिरते रहते हैं, ऐसे ही फालतू लोग, कुछ नहीं यहाँ। और रात को कुछ ना कुछ ढाबे वाबे होते हैं, वहां पे कुछ खा लिया, भूख लगी तो, नहीं तो आधे लोग सो जाते हैं, मैं सो जाया करता था। अब जनरली मैं ड्राइविंग सीट पर होता था तो नहीं सो पाता था, तो मुझे जानबूझ करके साले बोलते थे तू ड्राइवर बन, तो मुझे ड्राइवर बना रखा था। आपको पता मेरा नाम भी दोस्तों के फोन में ड्राइवर सेव है, ऐसी एक का नाम डीजे सेव है क्योंकि वो गाने अच्छे लगाता था गाड़ी में, समझ रहे हो। तो एक का नाम था मालिक क्योंकि वो गाड़ी उसकी होती थी, गाड़ी मेरी नहीं होती थी, गाड़ी किसी और दोस्त की होती थी, ठीक है, और उसका नाम मालिक के नाम से सेव है। डीजे है, वो गाने अच्छे, उसका नाम डीजे के नाम, मेरा नाम ड्राइवर के नाम सेव कर रखा था क्योंकि मैं ड्राइविंग अच्छी करता था शुरू से ही। मैंने बहुत छोटे होते ड्राइविंग सीख ली थी, मैंने 8th क्लास में ट्रैक्टर चला लिया था। इफ हम सोच लो, ठीक है ना, किसका ड्राइवर हूं मैं, ठीक है। तो मैं 8वीं क्लास में ट्रैक्टर चला चुका हूं, ठीक है ना, तो ट्रक भी चला चुका हूं। क्या बताऊं बेटा, बड़ी बड़ी गरीबी से निकलना हुआ है। 8वीं में हमने ट्रैक्टर सब चला लिए थे बेटा। मजाक कर रहा हूं। तो आ गई थी ड्राइविंग बहुत जल्दी मुझे। तो हम रात को निकल जाते थे ऐसे हांडने के लिए, कभी कभी, ये रेयरली होता था, यानी कि रोज निकल रहे हैं, रोज नाइट आउट ना, महीने में एक बार ऐसे करते थे कभी, ठीक है ना, जैसे मूड हुआ तो चलो ठीक है। तो सारे बैठे हैं दोस्त, ठीक है ना। तो अब क्या होता था कि मैं ना जंगल के इलाके से कभी कभी लेके जाता था रात को, ठीक है। इनको पता होता नहीं था, अपनी बातें कर रहे हैं, यहां वहां एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं जंगल के इलाके से लेके जा रहा हूं, तो जंगल के इलाके से लेके जाता था, दोनों तरफ पेड़ होते थे, तो सबकी ना नजरें ऐसे हो जाती थी भाई कि कोई जानवर वानवर ना आ जाए, जानवर का भी होता है थोड़ा ना, जानवर ना आ जाए। उसके बाद मैं पता क्या करता था, लाइट बंद, उसके बाद ऐसी आवाज निकालता था मैं, ओ भाई साहब जो फट लेती थी सबकी भाई, अलग लेवल का मजा, अलग लेवल का मजा। लेकिन लाइट बंद करने के बाद भी ना थोड़ा थोड़ा दिखता रहता है, चांद की रोशनी से दिख रहा है, अगर चांद आया हुआ है तो, नहीं तो इधर उधर से लाइट आ रही होती है, थोड़ा बहुत दिखता है। तो ये इसलिए क्योंकि हमारे रॉड सेल्स ज्यादा है। तो बात शुरू हुई थी रॉड सेल से, खत्म कहां हो रही है, दोस्तों की हाजमोला मजा आता है, ठीक है। तुम भी करना ये मजे, लेकिन कॉलेज में जाकर, अभी नहीं करने का, ठीक है। अभी तो तुमको गाड़ी भी नहीं देना चाहिए, है ना, ठोक दोगे कहीं पे। तो रॉड सेल हो गए कि लो लाइट में भी आपको विजन मिल रहा है, और कौन का मतलब होता है, हाईलाइट में विजन तो मिलेगा, कलर भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो कलर ब्लाइंड हुए हैं, सुना ही होगा आपने, कुछ कलर ब्लाइंड होते हैं। तो कलर ब्लाइंड का मतलब यह कतई नहीं होता कि कौन सेल एक भी नहीं दिया जी, भगवान ने सारे कौन सेल निकाल लिए उसके, बोला जा तू ब्लैक एंड व्हाइट देख। नहीं, कलर ब्लाइंड का मतलब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। कलर ब्लाइंड का मतलब होता है उसको थोड़े से रंग दिखते हैं, RBG दिखेगा बस, उसको रेड ब्लू ग्रीन दिखेगा, बाकी रंग नहीं दिखेंगे, ये सीन होता है, समझ गए ना। तो दैट इज कॉल्ड कौन सेल की कमी होना। बाकी ऑप्टिक नर्व का काम आप समझ गए, ब्रेन तक लेके जाना सिग्नल को, और इमेज दिखनी चालू हो जाएगी, ठीक है। एक्वस ह्यूमर, नाम एक्वस है तो वाटर लाइक होता है, ठीक है ना, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, प्रेशर बैलेंस कर रहा है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। विट्रियस ह्यूमर जेल लाइक होता है, ठीक है ना, और सपोर्ट करता है स्ट्रक्चर को। आंख का जो गोल स्ट्रक्चर है ना, इसको सपोर्ट करने का काम विट्रियस ह्यूमर का है। तो विट्रियस ह्यूमर इस गोल स्ट्रक्चर को क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। यहीं तक कहानी थी ह्यूमन आई की। अब चलते हैं हम लोग पोआ की बात करते हैं। कौन है सर ये पोआ? सर ये पोआ कौन है? पावर ऑफ अकोमोडेशन। किसी को भी भूख लगे तो पोहा पोहा नहीं करना है बेटा, सॉरी, पोहा हमारे यहां नहीं बनता है, हम नहीं बना रहे हैं पोहा। मैं खाता जरूर हूं पोहा, लेकिन मैं बनाता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि आता नहीं है। अब मुझे एक मीम और याद आ गया, उसमें वो होता है, क्या नाम है उसका, खेर कैलाश खेर, हाँ कैलाश खेर। उसमें कहता है कि ये जो ऐसा हमसे होता नहीं है, ठीक है ना। तो पोहा मैं खाता तो हूं पर मैं बनाता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मुझसे होता नहीं है बेटा, ठीक है। खा लेता हूं मैं, कोई खिला दे मेरे सामने रख दे तो खैर। पोआ पढ़ते हैं, पोआ पावर ऑफ अकोमोडेशन। मैं पहले ही तुमको बता चुका हूं कि पावर ऑफ अकोमोडेशन कोई नई बात नहीं है रे, पढ़ चुके हैं रे। ये रहा सिलरी मसल का काम ही पोआ है, सिलरी मसल का काम ही POA है, पावर ऑफ अकोमोडेशन है। इसका मतलब क्या हुआ? आओ सुनो
पावर ऑफ अकोमोडेशन, अकोमोडेट करने का मतलब होता है एडजस्ट करना। तो कौन एडजस्ट हो रहा है यहां पे शुरू से? कौन एडजस्ट कर रहा है? मैं एडजस्ट कर रहा हूं। मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है तुम्हारे साथ, तुम बच्चों के साथ मैं एडजस्ट कर रहा हूं। यार ये कोई तरीका है क्या यार? मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है यार, नहीं चलेगा यार, ऐसे नहीं चलेगा यार, तुम्हें भी एडजस्ट करना पड़ेगा बेटा थोड़ा सा। क्या हुआ कि अगर एक दिन इंतजार करना पड़ रहा है आप लोग को समरी लेक्चर का, मिल जाएगा यार, एडजस्ट करो थोड़ा सा। ये भी तो कर रहा है एडजस्ट, मैं भी तो कर, तुम भी करो एडजस्ट। तो एडजस्ट करना सीखो बेटा। यहां से हमें यह सीख मिलती है, जिंदगी की सीख भी लेते चलो, एडजस्ट करते रहना है। एडजस्ट कौन कर रहा है? सिलरी मसल कर रहा है। किसको कर रहा है? लेंस को कर रहा है। क्यों कर रहा है? बात को समझ अब क्यों कर रहा है। अब बताता हूं क्यों होता है एडजस्टमेंट। अभी तक मैंने नहीं बताया था ना, अभी तक मैंने नहीं बताया था ना कि एडजस्टमेंट क्यों होता है। अब सुन कान खोल के, छेद तो यहां भी है ना बेटा, वो खोल के सुन के क्यों हो रहा है एडजस्टमेंट। मेरी बात सुनियो, मेरी बात सुनियो। क्या लिखा है पहले तो डेफिनेशन सुन ले। द एबिलिटी ऑफ द आइलैंड्स टू, क्या लिखा है? एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ एज पर द ऑब्जेक्ट है। एज पर द ऑब्जेक्ट का मतलब क्या बेटा? ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट आंख से बहुत दूर हो। ध्यान समझना इस बात को। अब गहरी बात है, हंसी मजाक चलता रहेगा। ए कबूतर शांत शांत, फड़फड़ाने का नहीं ज्यादा, ए गुटरगू नहीं करने का, शांत सुन मेरी बात ध्यान से। कबूतर और कबूतरी ध्यान सुनो मेरी बात, फड़फड़ाने का नहीं ज्यादा, ठीक है? सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि जरूरी तो नहीं कि ऑब्जेक्ट आपके हिसाब से ही आपके डिस्टेंस पे आए। कोई बहुत दूर का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जिसको आपने अपनी रेटिना पे फोकस करवाना हो। हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल। कोई दूर का होर्डिंग है ना, वो दूर का होर्डिंग तुझे देखना है ना। नेहरू नगर कहां पड़ेगा? अरे वो नेहरू नगर वहां से राइट है, तो क्या उसके पास जाएगा देखने के लिए नेहरू नगर कहां है, कहां? ऐसे तो नहीं करेगा ना अगले, दूर से ही देखेगा ना। तो चीज को अगर दूर से देखना हो तो लाइट आती है पैरेलल, याद कर। लाइट आती है कैसी मेरे बच्चे? पैरेलल, है ना। अगर बहुत दूर ऑब्जेक्ट होगा जिसको हम लोग फार पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फार पॉइंट। अगर कहीं दूर ऑब्जेक्ट होता है तो वहां से लाइट आती है पैरेलल। याद आया? यादों की बारात लेके आ गया हूं मैं तेरे घर के बाहर, जल्दी निकल दुल्हनिया, दुल्हनिया जल्दी बाहर आ। यादों की बारात, दूर से लाइट आ रही है तो पैरेलल आएगी, हाँ या ना। और पैरेलल लाइट को ये लेंस अगर बिल्कुल हेल्दी है, अगर एकदम हेल्दी है, तो ला के कहां कन्वर्ज करेगा? ला के कन्वर्ज करेगा रेटिना पर। हाँ या ना बोल दे भाई। कहां इमेज बनाएगा? रेटिना पर। करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है कि नहीं? है ना। लेकिन मेरे बच्चे, कोई जरूरी तो नहीं कि सारी चीजों को बहुत दूर दूर से ही देखेगा तू। कोई चीज पास से भी तो देखेगा, जैसे किताब, जैसे फोन, जैसे चटियाना, चटियाते हो ना, चटियाना चलता है ना, चैट चल रही है, स्नैप पे भी चैट चल रही है, स्नैपचैट नाम रख दिया उसका। तो ये जो पास से करने वाली चीजें होती हैं, जो आप आंखों के नजदीक रखते हो, उसे बुलाते हैं नियर पॉइंट। क्या बुलाते हैं? नियर पॉइंट। तो जरूरी तो नहीं ना कि सारे ऑब्जेक्ट तुझे दूर ही मिलेंगे, हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट तुझे पास में मिले। हाँ या ना बोल बेटा, कोई ऑब्जेक्ट तुझे पास में मिले। अब जो ऑब्जेक्ट पास में है वो सीधी रे थोड़ी फेंकेगा, सीधी रे फेंकता है दूर वाला ऑब्जेक्ट। हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल। सीधी रे फेंकता है दूर का ऑब्जेक्ट, ये पास वाला है, तो पास वाला क्या करेगा? पास वाला ऐसे फेंकेगा। बात समझे? मान लो आप एक अक्षर पढ़ रहे हो, कोई एक वर्ड पढ़ रहे हो, ए बी सी, किथे गई सी, जो भी तुम पढ़ रहे हो, मतलब वो वर्ड पर जब तुम फोकस करते हो तो वो वर्ड क्या करता है? वो तुम्हारी आंख पर ऐसे रे मारता है, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ रहे हो ना। डाइवर्जिंग रेज आ रही हैं। फील आ गई तो फायर इमोजी, फील आ गई तो फायर इमोजी, है ना। डाइवर्जिंग रेज आ रही हैं। अब एक बात बता, एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए सीधी आती रे को मोड़ना ज्यादा इजी है या फैलती हुई रे को मोड़ना ज्यादा इजी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक प्रिंसिपल मैडम है स्कूल वाली, एक प्रिंसिपल मैडम या प्रिंसिपल सर हैं, दो बच्चे एडमिशन लेने आते हैं, उसमें से एक है एकदम कैड़ा बच्चा भाई, एकदम शरारती, उसको ठीक करना ज्यादा आसान है, उसको रूल समझाना ज्यादा आसान है, या फिर जो पहले से ही सीखा समझा सीधा बच्चा है उसको अपने स्कूल में मोल्ड करने, डिसिप्लिन सिखाने में चीजें ज्यादा आसान है? आप बताओ, आप बताओ, मुश्किल कहां ज्यादा है? ये बताओ, मुश्किल कहां ज्यादा है? मुश्किल कहां ज्यादा है? सीधी लाइट को मोड़ना
कोई खास मुश्किल नहीं है इस लेंस के लिए। लेकिन जो लाइट फैली आ रही है, हवा टाइट हो जाएगी बेटा। बात समझ लियो, हवा टाइट हो जाएगी इसकी। जो लाइट फैली आ रही है ना, वो शरारती बच्चा है ये लाइट। वो कैड़ा बच्चा है लाइट, जिसको प्रिंसिपल सर खूब मेहनत करेंगे लेकिन मोड़ तो देंगे ही बेटा, अगर हेल्दी है तो। अगर आंख हेल्दी है ना, तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा मोड़ना पड़ेगा लाइट को। क्या कहते हो, हां या ना? तो अब मैं आपसे ये पूछता हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में आप सभी से जवाब चाहिए, क्योंकि मुझे पता फील आ चुकी है, फायर इमोजी बता रहे हैं बात। आप मुझे बस एक छोटी सी बात बताओ, इधर ज्यादा मेहनत हुई है, इधर कम मेहनत हुई है, डन? आपको क्या लगता है, मसल्स, सिलरी मसल्स ज्यादा टेंस सिचुएशन में कहां होंगे, नियर में या फार में? सिलरी मसल्स की टेंशन, खिंचाव, खिंचे हुए सिलरी मसल हैं भाई, खिंचे हुए, कहां ज्यादा होंगे? फील करके बताओ ये बात। फिजिक्स फील करने का नाम है बेटा। हमारे यहां तो फील की स्पेलिंग भी ये होती है बेटा। तो फील करो और बताओ, क्या लगता है आपको, कहां पे मसल्स ज्यादा टाइट कॉन्ट्रैक्टेड मिलेंगे? यस, यू हैव गेस्ड इट राइट, जहां ज्यादा मेहनत करने को हो रही है, ऑब्वियसली जहां ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल हर एक बच्चा सही आंसर दे रहा है ना? फील आ गई है, मतलब फील आ गई है। हमारे यहां तो फिजिक्स, पीएच से फिजिक्स स्टार्ट होता है, तो फन भी हमारा पीएच से स्टार्ट होता है, और फील भी हमारा पीएच से स्टार्ट होता है। बिल्कुल सही। खैर सही बात है। नियर पॉइंट पर अगर होगा तो मसल्स, सुन ले ये बात, सिलरी मसल्स की बात हो रही है, सिलरी मसल्स ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड होंगे, कसे हुए होंगे, हां या ना बोल, कसे हुए होंगे। और यहां सिलरी मसल्स क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चे? रिलैक्स्ड, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लाइट आई, इसने मोड़ के बना दी, रेटिना पर इमेज फॉर्म हो गई। तो यहां पे सिलरी मसल रिलैक्स्ड रहते हैं, यहां सिलरी मसल टाइट रहेंगे, है ना? ऑब्वियसली आप इस बात को समझते हो कि सिलरी मसल अगर रिलैक्स रहेंगे तो पावर यहां पर कम में भी काम चल जाएगा, है ना? और लेंस रहेगा पतला। क्या कहता है, हां या ना? क्या सारी बात की फील मैच होती दिख रही है? हो रही है तो एक बार आरडीएक्स फील जरूर लिख दे, फायर इमोजी जरूर, जो तेरा मन करे वो बना दे, मुझे बस बता दे कि ये सारी बातें आपस में लिंक बैठा रही है तेरे माइंड में या नहीं। सिलरी मसल रिलैक्स है, हां, तो लेंस की पावर ज्यादा नहीं चाहिए, लेंस पतला ही चलेगा अपने को। लेकिन इधर सोच जरा, इधर सोच जरा, मसल टाइट है भाई, कॉन्ट्रैक्टेड है भाई, हिल नहीं पा रहा है, वो टाइट है, एकदम टाइट रखा है। अगर इतना टाइट रखा तो आज को समझ इसकी पावर ज्यादा होनी चाहिए, मोटा लेंस होना चाहिए। क्या कहता है, हाँ या ना? फोकल लेंथ कम होनी चाहिए। अबे ओए यहाँ पे फोकल लेंथ ज्यादा होगी, बता दे फोकल लेंथ एडजस्ट होती दिखी क्या नहीं दिखी? बता दे फोकल लेंथ एडजस्ट होती दिखी कि नहीं दिखी तुझे? बता दे फोकल लेंथ तुझे एडजस्ट होती दिखी कि नहीं दिखी? दिख रही है ना? इसी का नाम तो पावर ऑफ अकोमोडेशन है बेटा, इसी का नाम तो पावर ऑफ अकोमोडेशन है। उफ, फील आ गई है। चलो बढ़िया बढ़िया। एक बात आपको और बता दूं, अगर आंख बिल्कुल हेल्दी है तो दूर से दूर वो इंफिनिटी देख सकती है, ऐसा ज्योमेट्री कहती है, ऐसा प्रैक्टिकल वर्ल्ड कहता है कि नहीं कहता, वो किसी डॉक्टर की गर्दन पकड़ के पूछो। ठीक है ना? लेकिन फिजिक्स ये कहती है कि अगर आंखें एकदम सही है तो दूर से दूर हम इंफिनिटी देख सकते हैं। जैसे तारे हो गए, सितारे हो गए, नक्षत्र, सर ये तो तीनों एक ही चीज होती है, हाँ वही स्टार्स हो गए। स्टार कितने दूर है? बहुत दूर है, तो वो दिख तो रहे हैं ना आपको। चांद दिख रहा है ना, बहुत दूर है यार। सूरज बहुत दूर है यार, दिख रहे हैं ना। बस यही बोलते हैं कि इंफिनिटी से लाइट आ रही है, तो बहुत दूर। फार पॉइंट इज इंफिनिटी, फार पॉइंट इज इनफाइनाइट। और नियर पॉइंट के बारे में साइंटिस्ट लोग और डॉक्टर लोग एक मत होके ये बोलते हैं कि नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये याद रखना आपको, नियर पॉइंट शुड बी 25 सेंटीमीटर। मतलब कहना क्या चाहते हो सर? मतलब बेटा आप जो भी पढ़ाई करो 25 सेंटीमीटर पे रख के करो। फोन तो चलाओ, फोन तो ऐसे छाती पर रख के यूं चला, कोई दिक्कत नहीं। फोन चलाने से नहीं होती बेटा आंख खराब, पढ़ाई करने से बहुत ज्यादा आंख खराब होती है। ध्यान रखना बेटा, है ना? पढ़ाई ज्यादा नहीं करनी बेटा, है?
पढ़ाई करते हो ना, किताब को कॉपी को 25 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा पे रखना बेटा। फोन में कोई दिक्कत नहीं, फोन तो ये छाती पे लेके बैठ जा, ऐसे ऐसे चला, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार को ऐसे कर, लेटा लेटा ऐसे कर, है ना, वो फोन छोड़ दे, मुंह पे गिरेगा, मजा ही आ जाएगा बेटा, मजा ही आ जाएगा। फन, PHUN। तो बात समझ, नियर पॉइंट का मतलब होता है कि पास से पास कितना सेफली रख सकते हो कि आंखें खराब ना हो। ठीक है ना, आंखों पे जोर ना पड़े। आंखों पे जोर ना पड़ने के लिए 25 सेंटीमीटर रखा जाता है। इस नियर पॉइंट का एक और प्यारा नाम है, इस नियर पॉइंट का एक और प्यारा नाम है। प्यारा नाम सुनेगा, आजा। इसको प्यार से क्या कहते हैं वो बताता हूं, इधर देख, इधर देख। इसको प्यार से कहते हैं LDDV। है क्या बोले सर? LDDV। सर व्हाट इज LDDV? LDDV की फुल फॉर्म है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या बोल गया भाई? समझना आए, मन ने समझना आया? क्या बोल गया? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब होता है सबसे छोटी दूरी साफ साफ देखने के लिए, स्पष्ट देखने के लिए सबसे छोटी दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। अरे साफ देखने के लिए सबसे छोटी दूरी 25। अब कोई आके बोलेगा सर हमें तो 25 से भी पास रख के साफ दिखता है। कब तक? कब तक साफ दिखेगा? जोर पड़ रहा है आंखों के ऊपर, बात को समझ। लेकिन तेरी आंखें अभी ठीक हैं तो फोकस कर पा रही हैं, लेकिन एक समय आएगा जब तू एडल्ट हो जाएगा या उससे भी आगे निकल जाएगा, है ना, अधेड़ उम्र का हो जाएगा, तब तू 25 से पास रख के नहीं देख पाएगा, क्योंकि तेरी आंखें वीक हो चुकी होंगी तब तक। इसलिए समझ और संभल, अपनी आंखों का स्वयं ध्यान रखना होगा, कर्तव्य है ये इंसानों का। LDDV की फुल फॉर्म सुन ले, क्या? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है साफ साफ देखना, डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, जिसका प्यार से नाम नियर पॉइंट रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर होता है। बढ़िया, ये था POA, ठीक है ना, ये था पोआ। अब चलते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स पर, और प्रॉब्लम्स बेटा सबके साथ हैं, ठीक है, बस नजरिए की तो बात है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये तो सीधा है लेकिन बेटा, मेरा चश्मा तो। लेकिन आइए अब समझते हैं कि चश्मे क्यों लगते हैं किसी को भी, जैसे कि मुझे भी लगा हुआ बेटा, तो मैं भी इस दर्द में आपका हमदर्द हूं। जिन जिनको आप में से चश्मा लगा हुआ है, ठीक है, वो मेरे हमदर्द बन जाएं, हम आपके हमदर्द बनते हैं। और ये जो दूसरे हंस रहे हैं ना, ए चश्मो, ए चोखे, ए चौंदे, ए चश्मुद्दीन, ये जितने भी है ना, ये एक दिन इनको भी लगेंगे, ठीक है। मैं और तू साथ है बेटा, इस चश्मे मुहिम में मैं और तू साथ है बेटा, ठीक है। और ये जितने भी लोग ये उल्टा चश्मा को और सीधा चश्मा को बुरी नजर से देख रहे हैं ना, ईश्वर करेगा एक दिन ये भी चश्मा खरीदेंगे, चाहे आज से 40 साल बाद ही क्यों ना खरीदे। जब इनका बुढ़ापा आएगा ना बेटा, याद करना, जिसने मुझे चश्मुद्दीन बोला ना, बता दूंगा एक एक को, हाँ बता, बद्दुआ लगेगी। इधर देख, इधर देख। सुन, 3 तरीके की प्रॉब्लम। हाँ, डबल बैटरी, बिल्कुल बिल्कुल डबल बैटरी बुलाते हैं, क्या तरीका है ये? व्हाट इज दिस मैन? हमारी ऑलरेडी बैटरी वीक है बेटा, तभी तो हमने ये लगाया है। तो डबल बैटरी क्यों बोल रहे हो यार? नो, डोंट कॉल अस डबल बैटरी, कॉल अस सिंगल बैटरी। हम सिंगल बैटरी हैं क्योंकि हमारी ऑलरेडी आंखों की बैटरी डाउन है। तभी तो लगा रहे हैं बेटा चश्मा। बात समझो, डबल, वी आर नॉट डबल बैटरी। एक बैटरी जो थी भगवान ने जो दी थी वो हमने खुद डाउन कर दी है, या पहले से ही शायद उन्होंने डाउन करके भेजी, ठीक है ना। बहुत बच्चों के, बहुत लोगों के, ठीक है। तो हमने एक्स्ट्रा बैटरी लगा ली है, तो यू कैन कॉल अस सिंगल बैटरी और एक्स्ट्रा बैटरी। थैंक यू, डन। इनकी डेफिनेशन मैंने ठीक कर दिया है, टेंशन नहीं लेने का। हाँ आओ, तो बीमारियां नहीं है, ये पहली बात तो मैं आपको बताऊं, वी आर नॉट बीमार्स। डोंट कॉल मी बीमार, ओके, आई एम नॉट बीमार, आई एम डिफेक्टिव। मतलब दिस इज नॉट अ डिसीज। पहली बात तो ये समझो, ये डिसीज नहीं होती है कोई, ये डिफेक्ट होता है, इसको डिफेक्ट बुलाते हैं। और डिसीज क्योर होती है, डिफेक्ट करेक्ट होता है। वाह वाह तो कर दो बे, क्या बढ़िया अंग्रेजी तुमको सिखाई यार। अनुराग सर की याद करो यार, अनुराग सर की याद में एक बार मेरे लिए वाह वाह तो कर दो। डिसीज क्योर होती है लेकिन डिफेक्ट करेक्ट होता है। तो ये जितने भी लिखे हुए हैं ये डिफेक्ट्स है सारे के सारे। पहला डिफेक्ट आता है मायोपिया, ठीक है, पहला डिफेक्ट आता है मायोपिया। अब ध्यान से सुनना, मायोपिया इज
एज में, जो आपकी भी एज है और जो मेरी भी एज है, यानी जवानी जो फूट फूट के आ रही है हम लोगों के अंदर से आप नौजवान हैं, मैं ऑलरेडी बहुत टाइम से जवान हूं 2500 साल से काफी जवान रहा हूं मैं, आपको पता है। तो ये जो जवानी फूट फूट के हमारे अंदर से निकल रही है, इस जवानी के दौरान हम लोगों को मायोपिया की शिकायत आ जाती है। क्यों आती है मायोपिया की शिकायत, यह भी बताता हूं आपको। पहली बात तो मायोपिया होता क्या है? देखो, मायोपिया का मतलब होता है कि अगर मैंने यह चश्मा हटा दिया तो मुझे कमेंट नहीं दिख रहे मतलब मुझे दूर का दिखाई नहीं देता। पीछे बैठे बच्चे को ब्लैक बोर्ड साफ दिखाई नहीं पड़ेगा। मैंने बोला साफ दिखाई नहीं पड़ेगा, मैंने ये नहीं बोला कि दिखाई ही नहीं पड़ेगा, माने वो ब्लाइंड है। दूर का ब्लाइंडनेस नहीं है बेटा, दूर का धुंधलापन है। दूर का अंधापन नहीं कहने का बेटा, दूर का धुंधलापन कहने का। बात समझ में आई? तो अगर चश्मा हटता है तो दूर का चीजें धुंधली दिखाई देती हैं, दिस इज कॉल्ड मायोपिया। ठीक है, पर एक बात बताओ, अगर दूर की चीजें धुंधली दिखाई दे रही हैं तो पास की तो साफ दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही? अरे बोलना, कबूतर कहीं के बोल। अगर दूर की धुंधली दिख रही है तो पास की तो साफ दिख रही है ना यार। इसलिए इस डिफेक्ट का एक दूसरा नाम है नियर साइटेडनेस। आप समझे इसको कैसे नाम दिया गया? नियर साइटेडनेस। मायोपिया का मतलब दूर का धुंधलापन, ओके डन, दूर का धुंधलापन, पर पास का तो ठीक है ना, तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? इसको नाम दे दिया नियर साइटेडनेस। ठीक है, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं इसको, जबकि दृष्टि निकट की दोषपूर्ण नहीं है ना, दूर दृष्टि जो है वो दोषपूर्ण है। अगर इफ यू अंडरस्टैंड सम हिंदी फ्रॉम माई माउथ सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो मायोपिया का मतलब है बेटा दूर का धुंधलापन, यानी पास का ठीक दिखना। इसलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है? नियर साइटेडनेस। उल्टा बोलते हैं, तुम सीधा समझ लो कि उल्टा बोलते हैं तुम तो सीधे हो ना भाई, ये उल्टे हैं तो उल्टा बोलते हैं। ठीक, आ जाओ, क्या लिखा हुआ पढ़। कह रहा इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन द ह्यूमन आई। अरे वाह वाह, ह्यूमन आई का डिफेक्ट है ये? अरे वाह, मुझे लगा कि भैंस की आंख का डिफेक्ट होगा ये तो गेंडे की आंखों की बात हो रही होगी। ह्यूमन आई लिखा हुआ है, जोरदार तालियां यार। मैं मेरे लिए क्या वाह करो, इसके लिए वाह करो जो पीछे लिख के लाया है। ये कौन लिख के लाया? अरे मैं ही लिख के लाया हूं इधर आओ। इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन द ह्यूमन आई ड्यू टू विच अ पर्सन, क्या जी, क्या कर रहा है? कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। पास का तो साफ दिखता है, बट देख लो, बट ही कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। दूर का साफ नहीं दिखता। बेचारा बेचारा आरडीएक्स ऐसे कहता बड़ी पावर है, आग लगा दो आग लगा दो, दूर का तो दिखाई देता नहीं इसको, अन्ना कहीं का ऐसा नहीं सोचना मेरे बारे में, ऐसा नहीं सोचना। बता रहा हूं, एक एक का कमेंट पढ़ रहा हूं मैं, बता दूंगा एक एक को, ऐसा नहीं बोलना मेरे बारे में। हाँ, तो कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, बेटा साफ नहीं दिखता है। अंधा नहीं हूं मैं, अंधा नहीं हूं कि दूर का नहीं, ऐसा मत समझ के दूर का नहीं दिखता, मुझे दूर का साफ नहीं दिखता है, बात ये समझ गया ना। इमेज फॉर्म्स बिफोर द रेटिना। अब ये क्या कहानी है? रेटिना से पहले कैसे बन गई इमेज, समझाऊंगा, बताऊंगा। पहले तू कॉज पढ़, पहले तू कॉज पढ़, और कॉज पढ़ नहीं, कॉज को हाथों हाथ याद कर। हां, ये चैप्टर पर दोबारा मत्था मारना टाइम वेस्ट है, मैं आपको बता दूं। इस चैप्टर को आज पढ़ा है ना, आज ही याद कर जा, कसम से बोल रहा हूं। इस पर दोबारा टाइम मत लगाइयो कभी जिंदगी में, पूरी 10वीं में इसको बस एक बार रिवाइज करके अगले दिन पेपर दे के आना। कसम से बोल रहा हूं, इतना इंफॉर्मेटिव चैप्टर है, इतना प्यारा चैप्टर है कि साथ के साथ मगअप कर लो, साथ के साथ याद कर लो चीजें। ठीक, मेरी बात मानना, साथ के साथ याद। आज सोने से पहले इसको याद कर लेना, ठीक है ना। सोने से पहले छोटी छोटी बातें जो बता रहा हूं वो याद करते जाओ, ठीक है। हां, मायोपिया का कॉज क्या है, क्यों होता है मायोपिया, है ना। सुनो, सबसे पहले लिखा हुआ है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। इसका क्या मतलब है? सुन, एक्सेसिव कर्वेचर का मतलब होता है कि लेंस मोटा हो गया है, लेंस मोटा हो गया है। मुझे बता, अगर लेंस मोटा हो गया है तो क्या उसकी पावर बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? हां। और फोकल लेंथ का क्या होगा? सोच 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 कबूतर, सोच और बता। अगर लेंस मोटा हो गया, क्यों मोटा हो गया? हो गया है भाई, कोई कारण रहा होगा, समझो बात को, कोई कारण है जिसकी वजह से मोटा हो गया है, तो पावर बढ़ गई है, तो फोकल लेंथ क्या हो गई है? कम हो गई है। फोकल लेंथ क्या हो गई है? कम हो गई है। और फोकल लेंथ कम होने से, इधर आ, यहां देख, यहां देख, अगर तेरी आंख बिल्कुल हेल्दी थी, एकदम हेल्दी आंख थी, तो दूर से लाइट आती थी, आंख एकदम मस्त थी, तो कहां बनाए? जे का हो गया भाई, हाँ, सीधी लाइट आई, लेंस से टकराई, लेंस ने क्या किया? इसको रेटिना पर फोकस कर दिया, यानी ये रहा ऑप्टिकल सेंटर और ये रहा F2 लेंस है,
F1 टू F1, F2 टू F2, ये फोकस हो गया ना। कहां फोकस हुई है? रेटिना पर। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? फोकल लेंथ। हाँ या ना बोल यार। अरे पढ़ लिया लाइट यार, ऐसी हरकतें मत कर देगा, गलत है, गलत है ना। ओ ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, यहां से लेके रेटिना क्या है, वहां इमेज बन रही है और फोकस पे ही बना रहा है, क्योंकि इंफिनिटी से लाइट आ रही है, देख, है ना। तो फोकस पे बनाने की कोशिश करेगा, यानी रेटिना पर बनाने की कोशिश रहेगी किसकी? लेंस की। अगर आंख हेल्दी है तो दिस विल बी द फोकल लेंथ। लेकिन कॉज नंबर 1 कहता है कि एक्सेसिव कर्वेचर हो गया है आई लेंस का। मतलब सोच, अगर पहले लेंस ऐसा था तो अब ऐसा है। दिस इज कॉल्ड एक्सेसिव कर्वेचर। ज्यादा कर्व हो गया है, ज्यादा चौड़ा हो रहा है, तू ज्यादा मोटा हो गया, तेरे में ज्यादा अकड़ आ गई है, तू ज्यादा गोल हो गया है। हाँ बोल रहा है, हाँ हो गया हूं, हाँ अकड़ ज्यादा आ गई है, यस यस आई एम नाउ अकड़ू, अब मैं ज्यादा मोटा हो गया हूं, अब इतना खिलाएगा पिलाएगा तो मोटा तो होऊंगा ही ना बे मोटे, ऐसा बोल रहा है ये मुझे, ठीक है ना, समझ गए ना। तो मैं अपने लेंस से बात कर रहा हूं बेटा। हुआ क्या है कि मेरी आंख में मायोपिया हुआ। मायोपिया का कारण क्या था कि मेरा जो आई लेंस है वो एक्सेसिवली कर्व हो गया है, जरूरत से ज्यादा मोटापा आ रहा है, इसको मोटा ज्यादा हो गया है, पावर बढ़ गई है, फोकल लेंथ घट गई है। फोकल लेंथ घटने से क्या हुआ कि जब ये पहले यहां तक फोकस कर पाता था, अब नहीं करता। अब क्या करता है? अब फोकल लेंथ कम हो गई है इसकी, अब यहीं पे फोकस कर दे रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये बात समझ में आई आपको? ये O है और यही F2 है। फोकल लेंथ कम हो गई, फोकल लेंथ कम हो गई तो पहले ही बना देगा इमेज को, तो रेटिना तक क्या पहुंचेगा? अबे रेटिना तक पहुंचेगा क्या? रेटिना तक पहुंचेगा कुछ ऐसे करके, लाइट ये वाली रे और ये वाली रे। क्या शार्प इमेज बन रही है रेटिना पे? आप बताओ मुझे। रेटिना एक स्क्रीन है, रेटिना इज अ स्क्रीन। स्क्रीन पर क्या शार्प इमेज बन पा रही है? तो क्या साफ साफ दिखाई देगा? धुंधला दिखाई देगा। यह कहानी है, आया समझ में? इसीलिए इमेज जो है वो रेटिना पर ना बनती भाई, पहले बन जाती है, पहले ही बन जा रही है। क्लियर हुआ? तो यह बात यहां पर जो लिखी हुई है, इमेज फॉर्म्स बिफोर द रेटिना, उसके पीछे का रीजन ज्योमेट्रिकल है। उसके पीछे ज्योमेट्री सहयोग कर रही है। सहयोग तो क्या कर रही है? विरोधी कर रही है एक तरीके से, लेकिन हां ज्योमेट्री उसके पीछे का रीजन है, ज्योमेट्री उसके पीछे का कारण बन रहा है। क्लियर? बात समझ में आई ना? पहले फिर से समझाता हूं, इंपॉर्टेंट चीज है, फिर से सुन लो। जब हेल्दी आई थी, सुन, जब हेल्दी आई थी तो लेंस क्या चाहता था कि लाइट आके कहां मिले? रेटिना पे, फोकस पे, तो वहीं आके मिली। फोकल लेंथ तब ज्यादा थी, ठीक है। लेकिन कुछ कारण ऐसे हुए कि लेंस एक्सेसिवली कर्व हो गया, मोटा हो गया लेंस, तो पावर बढ़ गई और फोकल लेंथ कम हो गई। फोकल लेंथ कम हो गई तो फोकस पहले आ गया, फोकस पहले शिफ्ट हो गया, है ना। पहले फोकस वहां था, अब फोकस वहां से यहां आ गया है पहले ही कन्वर्ज हो गई है, इसलिए रेटिना तक क्या पहुंचा? ठुल्लू घास पहुंची, वहां तक कुछ नहीं पहुंचा भाई, है ना। मतलब लाइट पहुंची है लेकिन फैली हुई, मतलब शार्प इमेज नहीं बन पाएगी, सीधी बात ही है। ठीक, समझ में आया? अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर ये एक्सेसिवली कर्व हुआ कैसे, ये दिक्कत आप में आई कैसे, पहले ही बताओ। तो मुझे एक बात बता, ये लेंस मोटा कब होता है? जब मसल्स, सोच सोच सोच, सोचना सीखो सोचो सोचो सोचो, लेंस मोटा कब होता है? एक्सेसिवली कर्व हो गया, एक्सेसिवली मोटा हो गया, क्यों? एक्सेसिवली मोटा हो गया क्यों? एक्सेसिवली मोटा हो गया, कारण 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 क्यों मोटा हो गया है? यस यस, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ये मोटा इसलिए हो गया है क्योंकि मसल्स जो हैं वो ज्यादा अकड़े गए हैं, सिलरी मसल्स जो हैं वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बच्चों को बात समझ में आ रही है, गुड यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सिलरी मसल्स जो हैं वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, मतलब कि अब मसल्स में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही है। सिलरी मसल की बात सोचोगे तो अब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी उनके अंदर नहीं रही है जितनी पहले थी, इसलिए ये मोटा हो गया है लेंस, सिलरी मसल ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट रहने लगे हैं। कहानी आई समझ में? दिस इज द रीजन, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। ये भी एक और कॉज है। इलोंगेशन का मतलब होता है आई बॉल का खिंच जाना। अब ये क्यों होता है? जन्म से। ऐसा नहीं होता कि रात को सोए थे तो आंख ठीक थी, सुबह उठे तो आंखें खिंच गई हैं जी, आंखें मोटी मोटी हो गई। इसमें क्या होता है? आई बॉल ना बाहर आने को होती है, बड़ी बड़ी आई बॉल हो जाएंगी, बाहर आने को हो जाएंगी, है ना। दिस इज कॉल्ड इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, ठीक है जी। तो ये थे
ये थे हेल्दी और मायोपिक आई। अब मैंने आपको कहा था कि यह बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं है, यह क्या है? यह डिफेक्ट है, और डिफेक्ट को करेक्ट किया जा सकता है। हां या ना बोलो? डिफेक्ट को करेक्ट किया जा सकता है। तो अब यह करेक्ट होने जा रहा है। देखो करेक्ट कैसे होगा। आप एक बात बताओ, अगर अंदर वाला लेंस अपनी पावर को ज्यादा कर चुका है, सुनियो बात को भाई, अगर अंदर वाला लेंस अपनी पावर को ज्यादा कर चुका है तो आप क्या करोगे? क्या आप इसी नेचर का लेंस का चश्मा लगा लोगे क्या? अरे ये पहले से ही कन्वर्जिंग है, बात को समझ, ये पहले से ही कन्वर्जेंस शो कर रहा है। क्या आप इसी का भाई बलराम लगा लोगे क्या? बोलो यार, बोलो यार, क्या आप सेम नेचर का लेंस लगा लोगे क्या? नहीं, आपको पता है ये पहले से ही तगड़ा है, ये पहले से ही बड़ा मजबूत हो चुका है, तो आपको इसके सेम नेचर का लेंस नहीं लगाना, इससे अपोजिट नेचर का लेंस लगाना है। यानी कि हम लगाते हैं ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस। तो आप में से किन किन बच्चों को मायोपिया है? जिन जिन बच्चों को मायोपिया है, अपना अपना चश्मा अभी उतारो, अभी उतारो, उतारो 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 उतारो, मैं भी उतारता हूं, ठीक है? और आप एक तरफ से टच करो इसको, ये अंदर वाली साइड से, तो आपको कॉनकेव सरफेस फील होगा, है ना? अब कोई बच्चा आके बोलेगा सर यहां से टच करूं तो कॉन्वेक्स भी है, पर आप चेक करो ज्यादा कॉन्वेक्स नहीं है, पर कॉनकेव ज्यादा है। कॉन्वेक्स ज्यादा नहीं है, कॉनकेव ज्यादा है, यानी अंदर मुड़ाव जो है लेंस का ज्यादा है। मतलब ये लेंस ऐसा तो नहीं है, लेकिन हां हमारे चश्मे का लेंस ऐसा जरूर है, यहां से ज्यादा मुड़ा हुआ है और यहां से उतना मुड़ा हुआ नहीं है। कुछ इस तरीके का लेंस होता है, कुछ इस तरीके का लेंस है ना? चेक करो अपना अपना चश्मा, चेक करो अभी। अब जिसको नहीं है वो किसी और का, पड़ोसी का ले लो भाई, अब मैं क्या कर सकता हूं? मेरा ले लो, लो लो पकड़ो, करो चेक। आप देख सकते हो यहां पर ये वाला कर्वेचर ज्यादा है, इधर इनर कर्वेचर ज्यादा है, और ये वाला कर्वेचर जो है वो एज कंपेयर टू ये कम है, ये ज्यादा अंदर को धसा हुआ है, यानी कॉनकेव नेचर ज्यादा है, और होना भी चाहिए। कायदा भी यही कहता है कि होना भी चाहिए। फील आ गई है तो यार लिख दो एक बार आरडीएक्स फील, एक बार लिख दो आरडीएक्स फील, अगर फील आ गई है तो ठीक है। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, करके जाना है, ठीक है? तो कॉनकेव लेंस लगाते हैं अपोजिट नेचर का। लाइट आती है, ये इसको पहले ही फैला के देगा, क्योंकि उसकी ताकत बढ़ी हुई है। बात को समझना, अंदर वाला लेंस पहले ही मोटा है। फील समझो इस बात की, अंदर वाला लेंस जो है वो पहले से ही मोटा है, और मोटा लेंस अगर है तो उसकी पावर पहले से ज्यादा है। उसको सीधी लाइट दोगे तो रेटिना पर मोड़ता ही नहीं, पहले ही मोड़ दे रहा है वो तो, क्योंकि पावर बहुत ज्यादा है, फोकल लेंथ कम है ना? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपोजिट नेचर का लेंस लाएंगे ताकि इसकी मुश्किलों को बढ़ाया जा सके। ये चौड़ा ज्यादा हो रहा है ना? ये वो गुंडा है, ये वो गुंडा बन गया है जो चौड़ा बहुत हो रहा है, समझ रहे हो ना? अकड़ बहुत दिखा रहा है, तो इसकी अकड़ निकालने के लिए इसकी मुश्किलें बढ़ा दी हमने। मुश्किलें कैसे बढ़ाई? इसको हम सीधी लाइट देते ही नहीं, अब इसको हम लाइट देते हैं फैली हुई। समझ में आया? इसको फैली हुई लाइट देंगे हम, बस। ये था मायोपिया। अब आता है हाइपरमेट्रोपिया। सारी कहानी एकदम उल्टी है। जितना अब तक आपने पढ़ा उसका सब कुछ उल्टा सोच लो। क्या क्या? वहां दूर का नहीं दिखता था, यहां पास का नहीं दिखता। ये देख, इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन द ह्यूमन आई ड्यू टू विच अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। पास का साफ साफ दिखाई नहीं देता, पास का साफ दिखाई नहीं देता। अब सोचो क्यों नहीं दिखता होगा पास का साफ? क्या रीजन होगा पास का ना साफ दिखने का? जो कॉज उधर थे ना, उसका बिल्कुल उल्टा कॉज है। वहां रेटिना से पहले बन जा रही थी, यहां रेटिना के बाद बनती है। ये देख, इधर चेक कर, क्या लिखा है, क्या लिखा? ये देख, डायग्राम देख, डायग्राम देख, है ना? कहां बन रही है हाइपरमेट्रोपिक आई? देख कहां बन रही है, इधर पीछे, यहां इमेज बन रही है पीछे। असल में वहां इमेज बनती नहीं है, वहां इमेज ऐसा लगता है बनी हुई है। इमेज तो, लाइट तो यहीं तक रुक जाएगी, है ना? रेटिना तक ही लाइट रुक जाएगी, पीछे तो कहां ही जा पाएगी बेचारी। समझ गए ना? ऐसा होता है। देख क्या लिखा हुआ है, कॉज पढ़। कॉज है डिक्रीज इन द पावर ऑफ द आई लेंस। सीधी सी बात है यार, पावर कम हो जाती है इस केस में, तो फिर इंक्रीज इन द फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। इधर आ देख क्या हो रहा है। ऑब्जेक्ट पास में दिखाना होता है यहां पर, क्योंकि आप पास का देख रहे हो ना। बात को समझना, आप देख कहां कर रहे हो, पास का, और पास का साफ नहीं दिख रहा है। फिलहाल हेल्दी है, चलो दिख रहा है पास का। आप पास अपना हाथ देखो, आप अपना हाथ देखो, क्या आपको हाथ साफ दिखाई दे रहा है? अपना रेखाएं दिख रही हैं सारी हाथ की, है ना? लाइफ लाइन दिख रही है, रिलेशनशिप वाली लाइन। सर वो तो नहीं है सर मेरी तो है भाई, तुम्हारी नहीं है ठीक है? तो ये सब दिख रही है कि हाँ दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, ठीक है? तो अगर ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है तो उसके पीछे का रीजन ये है
कि तू हेल्दी है तेरी आंख ठीक है, पास से ऑब्जेक्ट में से 2 रे निकलती है, तेरा लेंस तैयार रहता है उसको रेटिना पर बनाने के लिए, तुझे साफ दिखाई पड़ रहा है, यहां इमेज बन जा रही है, समझ गए ना, यहां इमेज बन जा रही है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहां F2 है, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ होगी, इमेज डिस्टेंस भी यही होगा, फोकल लेंथ भी यही होगी, सही बात है ना। लेकिन जैसे ही डिफेक्ट आना चालू होता है, जैसे ही आंख डिफेक्टिव होती है, जैसे ही डिफेक्ट आता है आंख के अंदर, हाइपरमेट्रोपिया चालू हो जाता है। बोलो हां या ना, क्या चालू हो जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। और उसके अंदर पावर घट जाती है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है, पावर घटेगी, फोकल लेंथ बढ़ेगी, और जब फोकल लेंथ बढ़ेगी तो चेक कर, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर और ये रहा F2, बता जरा फोकल लेंथ बढ़ गई या नहीं बढ़ गई? बढ़ गई सर। पर क्यों हुआ होगा ऐसा? क्या गड़बड़, क्या पंगा रहा होगा, आप मुझे बताओगे? क्या पंगा रहा होगा, बताओ, सोचो। मायोपिया में क्या हुआ था? मायोपिया में मसल्स ज्यादा अकड़ गए थे, कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स थे, तो लेंस भी अकड़ा रहा, लेंस भी ज्यादा ताकतवर हो गया। यहां क्या हुआ होगा? और जनरली हाइपरमेट्रोपिया आपने चीज सुनी होगी कि थोड़ा सा अधेड़ उम्र में जाके आता है। जब उम्र आधी हो जाती है, यानी 40 क्रॉस करता है इंसान, है ना, 38 क्रॉस, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, इस एज में जाकर के, हो सकता है आपके पापा में से किसी को लग चुका हो, या ताऊजी में से किसी को लग चुका हो, दादी में से किसी को लग चुका हो चश्मा पास का देखने का, है ना। और आपने ये भी देखे होंगे लोग, खासकर स्कूल वाली मैडम, खासकर स्कूल के प्रिंसिपल, है ना, वो किसी चीज को ऐसे रख के देखते हैं, देखा आपने, साफ ऐसे दिखता नहीं ना, तो ऐसे रखेंगे, ऐसे थोड़ा पीछे रख करके देखते हैं, क्या लिखा है, दिख नहीं रहा, मेरा चश्मा लेके आओ। तो वो क्या है, ये पीछे रख के क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उनको 25 सेंटीमीटर पर साफ नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि उम्र बढ़ रही है, उम्र के बढ़ने से आंखों की फ्लेक्सिबिलिटी जा रही है, सिलरी मसल्स जो है ना थोड़े थोड़े वीक पड़ रहे हैं, वीक पड़ रहे हैं, तो पावर ज्यादा नहीं है, पावर कम होने लगी है लेंस की। क्या चीजें रिलेट हो पा रही हैं? यस, मसल्स रिलैक्स कर रहे हैं, अब मसल ढीले पड़ रहे हैं, अब ढीले पड़ रहे हैं तो पावर कम हो गई है, फोकल लेंथ बढ़ रही है, इसलिए पीछे इमेज बन रही है। आया समझ में? यह कहानी है बेटा हाइपरमेट्रोपिया की। और दूसरा क्या है, वहां क्या था, आई बॉल बढ़ गई थी, यहां शॉर्टन हो गई आई बॉल। ये कैसे होता है सर क्या ऐसे होता है कि रात को सोए थे तो आंखें ठीक थी, सुबह उठे तो आंखें नहीं मिल रही हैं, ओए तेरी आंखें छोटी हो गई, ओए शॉर्टन। ऐसा नहीं होता, जन्म से ही छोटी छोटी आंखें होती हैं, छोटी छोटी। अब कोई बोलेगा सर चाइनीज की बात कर रहे हो क्या, छोटी आंखें? नहीं मालिक, पलके छोटी होना इज समथिंग डिफरेंट, पलके छोटी होना समथिंग डिफरेंट। जापान, कोरिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, भूटान, चाइना, मंगोलिया, थोड़ा थोड़ा रशिया, बाकी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑब्वियसली। तो ये कट आंखों का छोटा होना मतलब हाइपरमेट्रोपिया नहीं बेटा, गोली छोटी होना, आई बॉल शॉर्टन हो जाना, और नेपाल रह गया था, सॉरी नेपाल रह गया था, आई बॉल शॉर्टन हो जाना। बात समझे क्या? ये इज नॉट हाइपरमेट्रोपिया, कहानी समझो, दिस इज नॉट हाइपरमेट्रोपिया। शॉर्टनिंग का मतलब होता है आई बॉल ही छोटी हो गई, बात समझिएगा, आई बॉल ही छोटी हो गई है, ठीक है, क्लियर मेरी बात? थैंक यू। जब डिफेक्ट आया तो करेक्ट तो करना पड़ेगा, हां या ना बोल। अगर गड़बड़ आई है तो गड़बड़ ठीक तो करनी पड़ेगी, है ना। अब गड़बड़ ठीक करने को क्या बोलते हैं? करेक्शन करना। आप एक बात बताओ, आंख के अंदर का जो लेंस है क्या वो कमजोर पड़ गया है, हां या ना? आंख के अंदर का जो लेंस है क्या वो कमजोर पड़ गया है, हां या ना? जल्दी से बोलो, जल्दी फटाफट। आंख के अंदर का जो लेंस है क्या वो कमजोर पड़ गया है, हां या ना? पड़ गया है। पड़ गया है तो उसको सपोर्ट देगा या उसके आगे दूसरा लेंस ले आएगा? अरे उसके सेम नेचर का लेंस लाएगा कि अपोजिट ले आएगा, ये बता। किसी की टांग टूट जाती है तो धक्का दे देते हो क्या, जा सड़क पे गिर जा जाके? नहीं ना भाई, क्या करते हो? उसका सहारा बनते हो, लाठी पकड़ाते हो उसके हाथ में, है ना, क्योंकि लाठी एक्ट्स लाइक अ अनदर लेग, एक लेग जैसा ही एक्ट करती है। आपने देखा होगा एक वो भी होता है पूरा प्लास्टर जैसे, साथ लेकर के चलते हैं ऐसे, है ना।
तो वो टांग से जुड़ जाता है वो पूरा, और साथ में जो सोटी होती है, मतलब जो लाठी होती है, वो भी साथ में जुड़ी रहती है उसके। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को, लेकिन आप बात को समझ गए। टांग नहीं सही से चल रही है अगर एक टांग, तो उसको सपोर्ट करने के लिए आपको लाठी, वो लाठी क्या एक टांग की तरह काम कर रही है। सेम कहानी, अंदर वाला लेंस कमजोर पड़ गया है, तुझे लाना पड़ेगा सेम नेचर का लेंस, एंड सेम नेचर का लेंस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। इसलिए जो चश्मे पापा को लगे हुए हैं, दादी को लगे हुए हैं, दादा को लगे हुए हैं, मम्मी को लगे हुए हैं, बड़ी बुआ को लगा हुआ है, ताई जी को लगा हुआ है, स्कूल वाली मैडम को, प्रिंसिपल सर को, जिनको पास का नहीं दिखता, जाके उनका चश्मा छूना एक बार, आपको कॉन्वेक्स ज्यादा दिखेगा। जैसे आपको अपना चश्मा कनकेव ज्यादा दिखा ना, उनका कॉन्वेक्स ज्यादा दिखेगा। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें क्या होता है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं कि कॉन्वेक्स ही क्यों। असल में क्या यार, ये लेंस अब कमजोर पड़ गया है, ये लेंस अब कमजोर पड़ गया है। इसको ऐसी लाइट मिलती है फैली हुई, तो उसको कहीं पीछे बना देता है वो, तो पीछे थोड़ी चाहिए, हमें तो रेटिना पे चाहिए ना। तो क्या करते हैं कि इसके सपोर्ट में लेंस लगाते हैं, इसको फैली लाइट देते हैं। ये बोलता है चल ठीक है यार, तेरे से नहीं हो पा रहा ना, मैं संभाल लूंगा यार, तू नहीं कर पा रहा है ना, कोई नहीं मैं संभाल लूंगा। ये इसको बोलेगा, ये इसको बोलेगा मैं संभाल लूंगा। तो जब ये संभालेगा तो क्या करेगा, फैली लाइट को सीधा करके देगा। बात समझे ना, फैली हुई लाइट को क्या करेगा, सीधा करके दे देगा, और फिर वो लाइट जो है ये फाइनली कन्वर्ज कर देगा रेटिना पर। आया समझ में ना? तो इसने इसकी हेल्प कर दी, ये लाइट को कन्वर्ज नहीं कर पा रहा था, मोड़ नहीं पा रहा था, इसने मोड़ के दे दिया। बोला चल तू टेंशन मत ले, मैं खड़ा हूं ना, तू टेंशन ना ले, मैं हूं ना। तो इसने लाइट को इसके लिए मोड़ दिया। समझ गए बात को? तो ये कहानी है, डायग्राम अगेन इंपॉर्टेंट है। फिर आता है भाई कोर बुढ़ापा। ऊपर वाली एज आ रही है एकदम, 60 प्लस हो गया, 65 प्लस हो गया, 70 हो गया। तीसरा डिफेक्ट आता है, नाम पीछे लिखा हुआ है, मेरे पीछे दोहराना, नया नाम है प्रेस बायोपिया। क्या बोलोगे इसको? प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया का दूसरा नाम होता है ओल्ड एज्ड हाइपरमेट्रोपिया। सर इसका नाम हाइपरमेट्रोपिया क्यों है? क्योंकि जो व्यक्ति बुढ़ा जाएगा, मतलब जिसका बुढ़ापा आ जाएगा, उसको पहली दिक्कत जो शुरू होती है वो हाइपरमेट्रोपिया होती है, और फिर ये धीरे धीरे दिक्कत मायोपिया में भी बदल जाती है। यानी हाइपर और हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया दोनों एक साथ रहते हैं। आपने देखा होगा जो बहुत ज्यादा बूढ़े होते हैं ना, उन्हें बहुत पास का दिखता है ना बहुत दूर का दिखता है, उनको दूर का भी चश्मा लगा होता है और पास का भी लगा होता है ना, देखा है ना? उसको बोलते हैं बायफोकल लेंस। ये बच्चों में थोड़ी ना है, बच्चों में तो मायोपिया था, फिर अधेड़ उम्र में आए तो हाइपरमेट्रोपिया, ये आ गए जी बुजुर्गों में। तो बुजुर्गों में ज्यादा देखने को मिलता, नाम भी इसका बुजुर्ग हाइपरमेट्रोपिया है, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है ना? तो पास का दिखना पहले वीक होता जाएगा, फिर दूर का भी दिखना धीरे धीरे कम हो जाएगा, फिर एक सर्टेन डिस्टेंस पर उनको थोड़ा बहुत दिख पाता है। ये दिक्कत होती है। खैर आओ पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन आई विच अकर्स ड्यू टू एजिंग। एजिंग की वजह से होता है, ठीक है ना? और इसके पीछे रीजन क्या है? डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। सही बात है। अरे फ्लेक्सिबिलिटी खो गई है तो पावर एडजस्ट नहीं हो पाती है, पोआ नहीं हो पाता है, पोआ नहीं हो पाता है। पोआ क्या था? पोआ क्या था वे? जो मेरे से भी नहीं हो पाता है भाई मतलब पावर ऑफ अकोमोडेशन नहीं हो पाती है, तो पास का भी ठीक से, दूर का भी ठीक से, ये गड़बड़ है। समझ गए ना? दूसरा क्या है? ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स। अब कोई बीमारी भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि ओल्ड एज में ही आए। मान लो कोई बीमारी ऐसी लग गई जिसकी वजह से आंख के मसल्स जो है वो वीक होते जा रहे हैं। ग्रेजुअल वीकनिंग माने धीरे धीरे कमजोर पड़ना आंख के मसल्स का, सिलरी मसल्स का, यह भी हो सकता है एक रीजन। ठीक है ना? तो दोनों कारण हो सकते हैं, दो कारण सबके हैं, याद करने आपको। आज सोने से पहले याद करके सोना, मैं बोल रहा हूं, यह होमवर्क है आपका और कोई होमवर्क नहीं है। मैं मान के चल रहा हूं, आपको कोई होमवर्क नहीं देना। ठीक है ना? आपने बस लर्न करना, ये चैप्टर लर्न करके सो जाना है, खत्म। ठीक है? जो जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं वो करके आपने सो जाना है। ठीक है? इसके लिए कोई डायग्राम नहीं है, मैं पहले बता दूं, कोई डायग्राम याद नहीं करना आपको। ठीक है? आपको बस करेक्शन ध्यान में रखनी है। करेक्शन प्रेस बायोपिया की होती है बाय फोकल लेंस। बाय का मतलब होता है दो, टू, फोकस वाले, है ना? ऊपर लगाए जाते हैं कॉनकेव लेंस और नीचे लगाए जाते हैं कॉन्वेक्स लेंस। देखा आपने इस तरीके का चश्मा? किस किसने देखा है जो बीच में ऐसे दरार सी होती है ना? देखा है क्या? देखा है क्या? बीच में ऐसी दरार सी होती है उसमें, है ना? बीच में ऐसे बॉर्डर सा होता है। ये वाला नहीं, ये वाला बोल रहा हूं मैं, तो मैं ऐसे ही बना रहा हूं शौक से। ठीक है? देखा किसी का ये वाला चश्मा आपने? ऊपर में कॉनकेव दूर का देखने के लिए, नीचे में कॉन्वेक्स पास का देखने के लिए। किस किसने देखे हैं बायफोकल लेंस जिंदगी में? कभी किसके लगे हुए देखे?
किसके लगे हुए देखे? किसके किसके लगे हुए देखे हैं? दादी के? अच्छा फादर के दादाजी के लगा हुआ है, ठीक है ठीक है। एक कह रहा मेरे ही लगा हुआ है, हो सकता है यार, बिल्कुल हो सकता है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर यार एक पीले डब्बे के अंदर दिया हुआ है, पीला नीला डब्बे जो दे रखे हैं उसके अंदर एक छोटा सा डिफेक्ट दिया हुआ है जिसका नाम है अस्टिग्मैटिज्म। अस्टिग्मैटिज्म का दूसरा नाम प्यार से रखा हुआ है सिलेंड्रिकल प्रॉब्लम। वैसे मैं आपको बताऊं ये पूछी नहीं जा रही है काफी सालों से, तो मैं इसको फटाफट बता करके आगे चलता हूं ताकि आपके जीवन में कभी इसका यूज आए तो आप जरूर सुन लो इस चीज को। बाकी कोर्स में ये नहीं आ रही है, क्वेश्चनों में नहीं पूछी जा रही है, फलाना ढिमकाना बोर्ड में प्री बोर्ड में ये सब इसके बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन हां ये बच्चों में बहुत कॉमन है आजकल के बच्चों में ये बहुत ज्यादा कॉमन है। जिन बच्चों को बचपन से ही फोन की आदत लग जाती है, स्क्रीन की आदत लग जाती है, उनमें अस्टिग्मैटिज्म इज वेरी वेरी कॉमन। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप अभी भी ग्रोइंग एज में हो, आपके मसल्स अभी भी डेवलप हो रहे हैं, ब्रेन के टिश्यूज अभी भी नए नए बन रहे हैं। मेरे नहीं बन रहे बेटा, जितने बनने थे बन गए। आप लोग अभी 15 साल के हो, कोई 14 का भी होगा, कोई 16 का होगा, 16 का होने वाला होगा कोई आप में से, है ना। अपनी एज लिखना शुरू कर देंगे अभी, आप लिखो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये समझो कि अभी आपका ग्रोइंग स्टेज है। ग्रोइंग स्टेज में अगर आप अस्टिग्मैटिज्म पकड़ लेते हो तो ये लाइफ टाइम रहेगा आपके साथ, और इसको ठीक करने के लिए फिर अलग टाइप के लेंस लगते हैं। उन लेंस को बोलते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। किस किस को ये वाली प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई है एक बार बताना जरा कमेंट सेक्शन में, मैं देख रहा हूं किस किस को ये वाली प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई है जिसको सिलेंड्रिकल प्रॉब्लम बोलते हैं, है ना, कि कुछ कुछ नंबर सिलेंड्रिकल भी है, थोड़ा इस तरीके का कर्व्ड लेंस होता है, ज्यादा ही कर्व्ड होगा थोड़ा ऐसा, सिलेंड्रिकल लेंस बोलते हैं इसको। और ये दिक्कत क्या होती है मैं आपको बताता हूं। दिक्कत ये होती है कि बच्चों में बताता हूं तो ज्यादा आपको बेटर रिलेट हो पाएगा। बच्चा एक साथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस पर इकट्ठे फोकस नहीं कर पाता है। क्या बोले सर? मैं ये बोल रहा हूं बच्चा एक साथ वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये वर्टिकल हो गई ये हॉरिजॉन्टल हो गई, एक साथ फोकस नहीं कर पाएगा। सर करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, उसका विजन ऐसा हो जाएगा। भाई साहब बड़ा खतरनाक लगता है मुझे ये बनाने में भी, और मैं सोचता हूं कि जिस बच्चे के साथ ये होता होगा उसके साथ क्या होता होगा। उसे ऐसा विजन दिखता है ये वाला, सोचो। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे सिलेंड्रिकल प्रॉब्लम तो डिटेक्ट हुई है पर मुझे ऐसा नहीं दिखता है। मैं एक्सट्रीम केस की बात कर रहा हूं। अगर सिर्फ सिलेंड्रिकल प्रॉब्लम ही होती, अस्टिग्मैटिज्म ही होता तो ऐसा दिखता। इसमें क्या होता है पता है, आप जैसे ही फोकस करना चाहोगे ना इस पर, इस मैथ की कॉपी पर, ये मैथ की कॉपी है ना, इसमें पहले डिजिट लिखते थे बचपन में, याद आ रहा है ना। एसएसटी की कॉपी अलग है, हिंदी की कॉपी अलग है, इंग्लिश की कॉपी अलग है, 4 लाइन वाली कॉपी इंग्लिश की है, डब्बे वाली कॉपी मैथ की है। तो ये वाली जो कॉपी मैथ की आपको दिख रही है, ये आपको ऐसी ना दिख करके ऐसी दिखाई देगी, ठीक है ना। तो ये कारण क्यों होता है ऐसा, तो इसके पीछे 2 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, 2 कारण हो सकते हैं। लिखा हुआ है यहां पे, अस्टिग्मैटिज्म इज कॉज्ड बाय इर्रेगुलरली शेप्ड कॉर्निया, या फिर डिस्टॉर्टेड लेंस। लेंस खुरदुरा है, स्मूथ लेंस नहीं है। बलराम यानी जो बाहर वाला कॉर्निया है, ये जो कॉर्निया है ये स्मूथ नहीं है, ये ऐसा है, ऐसा कॉर्निया है। अब ये कैसे होता है, चोट लगने से हो सकता है, किसी दवाई का साइड इफेक्ट हो सकता है, या जन्म से भी यानी कॉन्जिनेंटल प्रॉब्लम भी ये हो सकती है, ठीक है जी। इसका करेक्शन क्या होगा मैंने आपको बता दिया, सिलेंड्रिकल लेंस इसकी करेक्शन है, ठीक है। इतनी कहानी है इसके अंदर, बाकी आप देख लो, इच्छा करे ज्यादा जानने की तो जान सकते हो। हां जी, एक और पीला डब्बा नीला डब्बा क्वेश्चन टॉपिक कॉल्ड कैटरैक्ट। आजकल बहुत कॉमन है ये भी, कैटरैक्ट भी बड़े बूढ़ों में ज्यादा देखने को मिलता है, बच्चों में कैटरैक्ट रेयर है। आप में से शायद किसी को कैटरैक्ट हो तो बता देना, ठीक है, बता सकते हो आप। कैटरैक्ट का मतलब होता है जो आंख का लेंस है ना वो व्हाइटिश होना शुरू हो जाता है। आई लेंस टर्न्स मिल्की, ये मिल्की होना शुरू हो जाता है। क्यों सर? क्योंकि लेंस की आउटर सरफेस पर, लेंस के आउटर सरफेस पर प्रोटीन जमना शुरू हो जाएगा। प्रोटीन तो सर क्या प्रोटीन खाना बंद कर दें हमारे? नहीं मेरे भाई, प्रोटीन खाना बहुत सारा, हम दही नहीं खाएंगे कल से, क्यों? कैटरैक्ट हो जाएगा। सर पनीर नहीं, क्यों? कैटरैक्ट हो जाएगा। सर सोयाबीन, दूध नहीं पिएंगे, हां बहाना सही ढूंढ लिया, दूध ना पीने का। दूध नहीं पीना है तो बहुत बढ़िया बहाना है, क्यों? कैटरैक्ट हो जाएगा जी। अबे जिसको होना है होना है, जिसको नहीं होना है नहीं होना है,
ठीक है, समझो बात को, ठीक है। तो ये जो बाहर का आपको दिख रहा है, ये जो कर्वेचर है लेंस का, इस लेंस के ऊपर ये व्हाइट लेयर आके जम जाएगी प्रोटीन की, ठीक है, व्हाइट लेयर आके जम जाएगी और धीरे धीरे टोटल ब्लाइंडनेस की तरफ भी जा सकते हो। टोटल ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, होती ही है, बल्कि धीरे धीरे पूरे तरीके से अंधा हो जाता है व्यक्ति। तो क्या करो, ये कराओ, क्या बोलते हैं इसको, सर्जरी, ठीक है, सर्जरी से ठीक होती है। ये क्या करेंगे सर्जरी में, क्या करते हैं सर्जरी में, जो ये आपकी आंख की ये जो लेंस के ऊपर का जो व्हाइट लेयर है ना, इसको तोड़ देते हैं, चोंच मार के तोड़ देते हैं मतलब एक्चुअली में भी ऐसा ही करते हैं, ठीक है, चोंच मार के तोड़ दिया जाता है और तोड़ करके सक कर लेते हैं। 2 जगह से इक्विपमेंट घुसाते हैं। आपको मैं एग्जैक्ट डिटेल बताऊं तो, वैसे डिटेल आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, सर्च कर लेना कैटरेक्ट का ऑपरेशन कैसे होता है। तो मैंने भी वहीं से ही सीखा था। सीखा क्या था मतलब, मुझे करना तो नहीं आता है बेटा, आ मत जाना मेरे यहां कि आरडीएक्स सर के डॉक्टर आरडीएक्स के क्लिनिक पर चलते हैं, कैटरेक्ट का ऑपरेशन सर खुद ही कर देते हैं। कैसे? 2 इंस्ट्रूमेंट घुसाते हैं, एक से कैटरेक्ट तोड़ते हैं, दूसरे से सक कर लेते हैं। तो एक में सकर होता है, वो सारा जो ये व्हाइट वाला फ्लूइड है ना, सारा सक कर लेगा वो। तो एक ये भी टाइप का ऑपरेशन है, एक टाइप की सर्जरी ये भी होती है, इससे कैटरेक्ट ठीक हो जाता है। चलिए बढ़िया। और इसी के साथ बेटा आपका आज का कार्यक्रम फिनिश हुआ, ठीक है। हमने ये सारी चीजें कवर कर ली हैं, ह्यूमन आई उसके पार्ट्स कवर कर लिए, पोआ कवर कर लिया, डिफेक्ट्स जितने भी थे करेक्शन के साथ हमने कवर कर लिए। अब आते हैं हम लोग सवालों पर। नाउ द टाइम टू डू सम क्वेश्चंस ब्रो। चलिए एनसीईआरटी सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 164 पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन। हाँ जी भाई, क्या पोआ की फुल फॉर्म बता सकते हो? मैं फुल फॉर्म कह रहा हूं, पोआ की डेफिनेशन बता सकते हो? यस, ऑलरेडी नोट्स में है जी, ऑलरेडी इन नोट्स। बार बार क्या बतानी, हिंदी में बोल दूं, हिंदी में बता दूं, नोट्स में ऑलरेडी है। क्या है, क्या होता है पोआ? कह रहे सर फाइनली, सर थैंक यू। अबे 1.5 घंटा भी नहीं हुआ अभी तो, कहां भक्के जा रहे हो? रुको रुको, अभी तुम्हारा कोई थैंक यू नहीं लूंगा। हट हट हट, रुक जा। हाँ यस, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं बच्चे। एडजस्टिंग द फोकल लेंथ बाय द सिलरी मसल। सिलरी मसल जब फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं, बिल्कुल सही, उसी का नाम पावर ऑफ अकोमोडेशन है। बहुत बढ़िया, सही है, सही है, बढ़िया। अच्छा, अब भाई इसमें ना एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, देख पढ़। कह रहा पर्सन विद अ मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली, व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज्ड टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। आप मुझे बताओ, अगर किसी को 1.2 मीटर से बियॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा, यानी दूर का नहीं दिखाई दे रहा, तो उसको दिक्कत कौन सी है? बताइए फटाफट से, उसे दिक्कत कौन सी है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, पहले से ही आंसर देना शुरू कर दिया। शाबाश यार, तेज बच्चे हैं बिल्कुल यार, बिल्कुल। हम इसलिए मजा आता है उड़ान में पढ़ाने में भाई, इसलिए मैं उड़ान क्लास की वेट करता हूं और ट्राई करता हूं कि एक हफ्ते में 2 क्लास कभी कभी ले लूं, मन करता है भाई, ठीक है। तो बियॉन्ड है, यस, मायोपिया है, और मायोपिया में लेंस जो लगता है ठीक करने के लिए वो कॉनकेव लेंस है। और यहां पर बेटा नेचर पूछा हुआ, जरा ध्यान से देखो सवाल को, सवाल को देखो। व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस या नेचर ऑफ करेक्टिव लेंस पूछा जाए तो आपने इसका नेचर भी लिखना है। कॉनकेव लेंस का नेचर होता है डाइवर्जिंग, भूलना नहीं, यादों की बारात है ये, है ना। कॉनकेव लेंस फैलाता है लाइट को, तो डाइवर्जिंग लेंस है, सही बात है। ले भैया इजी सवाल, ओम फो जल्दी से बता दो, फार पॉइंट कितना होता है एक हेल्दी ह्यूमन आई का? जल्दी बोलो। फार पॉइंट ऑफ हेल्दी ह्यूमन आई, नियर पॉइंट ऑफ हेल्दी ह्यूमन आई। और नियर पॉइंट को प्यार से क्या बुलाते हैं? फार पॉइंट तो इंफिनिटी है, नियर पॉइंट इस 25 सेंटीमीटर, लेकिन इसको प्यार से क्या बुलाते हैं? जल्दी बोलो, नियर पॉइंट को प्यार से क्या बोलते हैं? फटाफट बता जल्दी से। यस, एलडीडीवी, एलडीडीवी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। बढ़िया बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 164, स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड व्हाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको कंपिटेंसी बेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एक बच्चा लास्ट बेंच पे बैठा है, उसको बोर्ड साफ दिखाई नहीं दे रहा, बताओ क्या समस्या आई जिंदगी में उसके? जल्दी जल्दी। एक स्टूडेंट डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड व्हाइल सिटिंग इन द लास्ट रो, व्हाट कुड बी द डिफेक्ट? बताइए भाई, डिफेक्ट का नेम, डिफेक्ट का नाम बोलो, क्या है? दूर का नहीं दिख रहा, मायोपिया, मायोपिया, ठीक है। हाउ कैन इट बी करेक्टेड? करेक्शन बताओ कैसे करोगे? करेक्शन कैसे? अरे यार कॉनकेव लेंस लगा देंगे यार, तो आपको लिखना है कॉनकेव लेंस ऑफ सूटेबल
सूटेबल पावर या सूटेबल फोकल लेंथ, जो मर्जी बोलो एक ही बात है। फोकल लेंथ सूटेबल होगी तो पावर अपने आप ही सूट कर जाएगी ना भाई, ठीक है ना। तो मायोपिया या कॉन्केव लेंस ऑफ सूटेबल पावर, ऐसे आप बता सकते हो। पोल की बारी, पोल की बारी, पोल 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 की बारी। ओए ओ माय गॉड, इतना बड़ा पोल तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा भाई। 30 सेकंड का ही होगा, लेकिन ये कर दो आंसर फटाफट। कह रहा है ह्यूमन आई फोकस कर सकता है डिफरेंट डिस्टेंसेस पर बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। ये क्यों होता है? क्या ये प्रेसबायोपिया की वजह से होता है? क्या इसे अकोमोडेशन कहते हैं? क्या ये नियर साइटेडनेस है या फिर ये फार साइटेडनेस है? देखो, नियर साइटेडनेस का मतलब होता है पास का ठीक दिखना, यानी ये बीमारी है, मतलब ये डिफेक्ट है, इसका नाम है मायोपिया। और फार साइटेडनेस का मतलब दूर का साफ दिखता है, मतलब ये हाइपर मेट्रोपिया है। तो हाइपर मेट्रोपिया की वजह से थोड़ी ना साफ दिखाई देता है अपने को, है ना। और प्रेसबायोपिया क्या है? ये तो ओल्ड एज्ड हाइपरमेट्रोपिया है ना, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। सो द आंसर विल बी अकोमोडेशन। डेफिनेशन है यार, डेफिनेशन ही है ये तो, पावर ऑफ अकोमोडेशन की डेफिनेशन है ये तो। चलिए बहुत बढ़िया यार, क्या खतरनाक परसेंटेज है यार। लेकिन पार्टिसिपेंट कहां है ब्रो? ब्रो वेयर आर द पार्टिसिपेंट्स? यस, सागर, कुणाल, हार्दिक। अच्छा, नेक्स्ट AIR1, क्या बात है यार कुणाल भाई। 100 on 100 पक्का है ना? पक्का है ना? याद रखूंगा तेरा नाम। AIR1 यानी 100 on 100 चाहिए भाई। हार्दिक, दशनूर, साई, कार्तिकेय, आलोक, नैतिक, ध्रुविल, सैमुअल, बहुत बढ़िया, नाइस 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 नाइस। अनदर MCQ फॉर यू। करें पोल, करें पोल, करें। कोई बच्चा कह रहा था पोल, पोल कहां है? मैंने कहा था बेटा पोल तो जब आएगा तब कराएंगे। पोल आ गया है, करिए करिए जल्दी जल्दी, फटाफट से, फटाफट से, जल्दी जल्दी। पोल टाइम ब्रो, पोल टाइम। ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ, अबे यार ये तो एकदम क्या है यार, एकदम घस्सी सवाल है तो यार। कह रहा है इमेज कहां बनती है ह्यूमन आई की? NCERT के सवाल है, देखो मैंने नहीं बनाए हैं, मुझे नहीं, मेरी गर्दन नहीं पकड़ने का, मेरी गर्दन नहीं पकड़ेगा कोई भी। NCERT सवाल है, डिस्कस करने पड़े हैं, क्या करें, करने पड़े हैं। तीस सेकंड भी देने का मन नहीं था तुझे, समझ रहा है तू? चलिए 85% बच्चों ने आंसर एकदम सही। शिवम फिर से आ गया, कुणाल, आलोक फिर से आ गया, थानोस, आकाश, रक्तिम, क्या नाम है यार, रक्तिम भाई साहब, रक्तिम, वेरी यूनिक नेम। आयुषी, विवेक, अर्णव, कार्तिकेय, आदित्य, शाबाश जी शाबाश, बहुत बढ़िया। अनदर MCQ, मेरी गर्दन नहीं पकड़ने का बेटा, मेरी गर्दन नहीं पकड़ने का। जो भी सवाल है वो सब NCERT के हैं, अपने को डिस्कस करने पड़ते हैं बेटा। हमारे ऊपर देखो लायबिलिटी होती है ये कि हमने डिस्कस करने ही है, जितने भी NCERT है सारे डिस्कस करने होते हैं बेटा, समझा करो यार। चाहते नहीं है लेकिन डिस्कस करना पड़ता है। खत्म सवाल है, खत्म सवाल यार, खत्म क्वेश्चन है। देख क्या लिखा हुआ है, LDDV, बोला था ना, बोला था क्या नहीं बोला था? LDDV यानी नियर पॉइंट, और नियर पॉइंट होता है मेरे भाई, क्या कुछ और तो नहीं टिक मार दिया? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। हाँ कोई नहीं, गलती से, कंफ्यूजन से, ये से वो से, मुझे सब पता है, हो जाता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन। पता है बेटा, शरण, शरण और चरण सबके बारे में मुझे पता है, गलती से हो जाता है, ऊपर नीचे टिक शिक हो जाता है, टेंशन नहीं। प्रतीक राठौड़, शिवम, थानोस, सत्यम, रक्तिम, फिर से रक्तिम आ गया, प्रांजल, AI एक्सपर्ट, प्रतीक सर का फैन है क्या भाई? प्रिंसेस आर्ये, पल्लवी केशरी, संस्कार, वाह भाई वाह, बड़े संस्कारी नाम हैं यार, ये सारे बड़े ही संस्कारी नाम देखने को मिल रहे हैं। NCERT है बेटा, NCERT डिस्कस तो करना ही होता है। जल्दी जल्दी आंसर कर दो यार, मेरे को भी घर जाने का, मेरे भी भूख लग रही है भाई, समझ रहा है तू? मेरे को भी भूख लग रही है, ठीक है, तेरे को नहीं लग रही है, मेरे को भी लग रही है।
मेरा भी डिनर टाइम हो रहा है, तो जल्दी आंसर कर ताकि मैं भी जल्दी घर जाऊं। कदी ते हस बोल वे न जिंद साडी रोल वे, कदी ते हस। अबे अकाउंट में कहीं से पैसे आए, कहां से आए? तुमने तो नहीं भेजे यार? थैंक यू यार अगर तुमने भेजे तो। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज। अरे यार कितनी बार मुझे बताना पड़ेगा कि कोई अगर कुछ कर रहा है तो उसका नाम सिलरी मसल ही है। यहां पे सिलरी मसल ही है बेटा, जो चेंज करता है फोकल लेंथ को, एडजस्ट करता है। सही है, आगे बढ़ते हैं। पार्टिसिपेंट जल्दी से आ जाओ, नाम लेने हैं तुम्हारे यार, क्या कर रहे हो, कितना वेट कर। हाँ मनीष, एआई एक्सपर्ट, आदर्श, प्रतीक, रोहित, सत्यम, शिवम, ऋतुराज, मोहम्मद, शाहान खान, भौमिक। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एकदम खत्म सवाल। एक और एनसीईआरटी का कह रहे पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर। हाँ जी, पावर ये रही कितनी, -5.5 डायप्टर। ओके, फॉर करेक्टिंग इज डिस्टेंट विजन। ठीक है, दूर का विजन ठीक करने के लिए। दूर का विजन का मतलब मायोपिया होता है जी, है ना। तो मायोपिया ठीक करने के लिए इतने पावर का लेंस लगा। ठीक है, कह रहा है और फिर उसका नियर विजन में भी दिक्कत है। भाई सब जगह ही दिक्कत है, तो चश्मा ही क्यों नहीं लगा लेते? अच्छा, चश्मा ही लगाने आया क्या? ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया, पावर कितनी है भाई? पावर इसकी है 1.5 डायप्टर, 1.5 डायप्टर। क्या बोल रहा है? कह रहा व्हाट इज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ निकालनी है आपको। ये आपको लगता है ये क्वेश्चन ह्यूमन आई का है? आपको लग रहा है देख के ये क्वेश्चन ह्यूमन आई का है? ये ह्यूमन आई में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन इसका नहीं है, ये क्वेश्चन इसका नहीं है, ये दिया हुआ है ह्यूमन आई में। ये क्वेश्चन असल में पिछले चैप्टर का है बेटा, पिछले चैप्टर का है। P इज इक्वल टू 100/f इधर भी लगाने का, और P इज इक्वल टू 100/f इधर भी लगाने का। पावर पुट करने का, -5.5 इज इक्वल टू 100/f, तो f निकालने का 100 डिवाइड बाय -5.5। ठीक है ना। एक दो जन्म लगा के मुझे लगता है कि आप इसको सॉल्व कर ही लेंगे, है ना। तो यहां लिख देना, सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 2-4 जन्म इसमें भी लगा करके, है ना, मतलब f यहां 100/p यहां, है ना। तो 100/p कितना है? 1.5, है ना। एक आध दो जन्म लगा के बेटा इसको भी निकाल लेना और आगे सेंटीमीटर लिख देना। ठीक है ना। एक आध दो जन्म लगेंगे, मुझे लगेंगे यार, मैं नहीं करता हूं सॉल्व भाई, पता नहीं क्यों नहीं करता हूं, मैं नहीं करता हूं लेकिन। ठीक है, तो आप देख सकते हो, मतलब आपकी इच्छा करे करने की, करो यार। ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, ये वाला क्वेश्चन भी नेक्स्ट क्लास में। हाँ, ये क्वेश्चन करवाता हूं एक डिस्कस आपसे। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा है, वाई इज अ नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट प्लेस क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। क्या आंसर दोगे आप इसका? क्या आंसर दोगे इसका? जल्दी से। कह रहा है एक नॉर्मल आई, एक ह्यूमन आई, एक प्यारा सा इंसान जिसकी आंखें एकदम ठीक हैं, उसे 25 सेंटीमीटर से पास रख के क्यों नहीं दिखता? उसे 25 सेंटीमीटर से पास रख के क्यों नहीं दिखता? क्यों नहीं दिखता? क्योंकि, यस, शाबाश, क्योंकि LDDV यानी जो इसकी फुल फॉर्म है वो 25 सेंटीमीटर है, और पावर ऑफ अकोमोडेशन की वजह से, यानी कि ड्यू टू पोआ, वहीं तक ही एडजस्टमेंट हो सकती है। ठीक है ना। पोआ की एडजस्टमेंट जो है वो ठीक ठाक जो है वो यहीं तक ही होगी। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ही क्योंकि 25 सेंटीमीटर है। सही बात है, यही इसका आंसर भी कायदे से बनता है। यह क्वेश्चन आपको सोचने पे मजबूर करेगा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये, लेकिन ये सोचो, इसके बारे में सोचो। कह रहा है व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। कह रहा है अगर ये आपकी आंख है, इधर देखो, अगर ये आंख है और ये उसका लेंस है, ये रेटिना है ना, दिस इज रेटिना, दिस इज लेंस। ठीक, आपने ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, या यहां रखा हुआ है, या यहां रखा हुआ है, तो इमेज डिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा? बस ये बता दो मुझे कि इमेज डिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा। इमेज डिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा?
इमेज डिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा? आंसर है कोई असर नहीं पड़ेगा, नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज। क्यों यार, तुम खुद सोचो, इमेज डिस्टेंस क्या होता है? इमेज डिस्टेंस होता है लेंस से लेकर के, ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है, यहां से लेकर के जहां इमेज बन रही है वहां तक की दूरी, ये दूरी, दिस इज कॉल्ड वी। क्या ये चेंज हो जाएगी? क्या लेंस से लेके रेटिना के बीच की दूरी, अगर आंख हेल्दी है तो क्या चेंज हो जाएगी? क्या ऑब्जेक्ट के चेंज होने से इमेज चेंज होनी चाहिए? आप ये बताओ मुझे, क्या ऑब्जेक्ट के चेंज हो जाने से इमेज डिस्टेंस चेंज होना चाहिए? क्या चेंज होगा तो कभी यहां इमेज बनेगी, क्या आपको साफ दिखेगी? नहीं। कभी यहां बनेगी, साफ दिखेगी? नहीं। कभी यहां बनेगी, साफ दिखेगी? नहीं। तो इसीलिए तो फ्लेक्सिबल रखा है भगवान ने या कुदरत ने। हमारा आंख के अंदर का जो लेंस है वो बनाया ही फ्लेक्सिबल इसीलिए, क्योंकि मैथ्स तो वो जानता है ना भाई, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एक छोटी सी बात बताओ, आप एक छोटी सी बात बताओ, v तो फिक्स हो गया, v में चेंज हो नहीं सकता, v में चेंज हो नहीं सकता, u कभी फिक्स हो नहीं सकता, क्योंकि आप कभी दूर का भी देखोगे, कभी पास का भी देखोगे। तो एक बात बताओ, अगर u हमेशा चेंज होगा और v यानी लेंस से लेकर रेटिना तक की दूरी ये हमेशा फिक्स है, तो क्या आप f सोचते हो फिक्स रहेगा या चेंज होगा? क्या कहते हो? 3 वेरिएबल हैं इस इक्वेशन में, 3 वेरिएबल हैं, एक फिक्स हो गया, एक चेंज हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक फिक्स हो गया, एक चेंज होगा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये फिक्स रहेगा या चेंज होगा? फोकल लेंथ फिक्स रहेगी या चेंज होगी? ऑब्वियसली चेंज होगी। यस यस, सही बात है, ऑब्वियसली इट विल चेंज। और मेरे भाई अगर ये चेंज होगा, इसीलिए तो सिलरी मसल का काम आया, इसीलिए तो कभी लेंस मोटा होता है, कभी पतला होता है, यानी पोआ, पावर ऑफ अकोमोडेशन की कहानी आती है। फोकल लेंथ एडजस्ट होती रहती है, कभी लेंस मोटा होता है, कभी लेंस पतला, कभी मोटा कभी पतला। दूर का देखना होगा पतला हो जाएगा, पास का देखना होगा मोटा हो जाएगा, दूर का देखना होगा पतला हो जाएगा, पास का देखना होगा मोटा हो जाएगा, ये चलता रहेगा। समझ में आया ना? लेकिन v हमेशा फिक्स ही रहेगा, नहीं तो साफ दिखाई कैसे देगा? आप बात को समझना, ठीक है? चलिए जी, इसी के साथ आज का ये सेशन यहीं पर करते हैं खत्म। होमवर्क केवल एक ही है, डीपीपी यानी डीएचए आप करो या ना करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपने आज का लेक्चर लर्न करके सोना है, ताकि इसको कभी दोबारा उठा के ना देखना पड़े। लर्न करके सोना, बस इतना ध्यान रखो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। और कैसी लगी आज की क्लास ये भी जरूर बताना, ठीक है? गाना बेटा चैप्टर के एंड में गाएंगे हम, यानी कि अगली क्लास में आधा चैप्टर लगभग हो गया, बाकी आधा अगली क्लास में हो जाएगा, ठीक है? तब उसके एंड में जाके गाना सुनाऊंगा। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। जरूर अपना फीडबैक बता के जाना कि कैसा लगा आज का लेक्चर।